हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी का भाषण नेताओं के भाषण की तरह उसके सर पर से गुजर गया। अक्षत अपनी आंख छोटी करते हुए उसे गुस्से पर दांत पीसते हुए खुशी से कहता है, जार मैंने तुम्हारे सामने इतनी सारी बातें की, अपना दिल खोलकर तुम्हारे सामने रख दिया, लेकिन तुम्हें उन सभी बातों के बीच में सिर्फ वही बात याद है। खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, अक्षु देखिए, यह गलत बात है। मैंने सवाल पूछा है तो आप मुझे जवाब दीजिए। मेरा बाकी का आशिक कौन है? अरे मेरा आशिक है और मुझे ही नहीं पता। मुझे भी तो हक है ना यह जानने का कि मेरा आशिक कौन है। कभी रास्ते पर वह कहीं मुझे मिल गया तो उसका हाल चाल पूछना भी तो बनता है। आखिर वह मेरा आशिक है, आखिर वह क्या सोचेगा मेरे बारे में। कैसी क्रश है मेरी मुझ पर, एक बार ध्यान भी नहीं देती। खुशी अपनी नादानी में यह बातें कहती जा रही थी और अक्षत का चेहरा गुस्से से लाल और कठोर होता जा रहा था। यह पागल लड़की अपने साइको आशिक के सामने दूसरे आशिक की बात कैसे कर सकती है, और वह भी इतने इंटरेस्ट के साथ उसका हाल चाल पूछने के लिए। इस बार तो खुशी गई काम से। खुशी अपनी बेवकूफ़ी भरी बातों में यह भी ध्यान नहीं देती कि अक्षत का चेहरा हद से ज़्यादा सर्द होता जा रहा है और आसपास का माहौल ठंडा हो रहा है। यह बेवकूफ़ लड़की हमेशा अपने नादानी में यही गड़बड़ करती है। अक्षत अपने गुस्से का घूंट पीते हुए ज़ोर से चीखता है, शट अप! अक्षत अपने दोनों हाथों से खुशी के कंधे को पकड़कर उसे झकझोरते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, जान तुम कब सुधरोगी? तुम्हें रोमांटिक टाइम पर भी सवाल ही याद आते हैं। तुम्हारे इन्हीं सवालों के चक्कर में देखो आज तुम हॉस्पिटल में हो। अक्षत अपना माथा पीटते हुए, अपने बाल नोचते हुए अपने आप से कहता है, हे भगवान, मैंने भी किस पागल लड़की से प्यार कर लिया। शायद यह मेरे गुनाहों की सज़ा है। अक्षत खुशी को गुस्से से घूरते हुए कहता है, एक बात कान खोल कर सुन लो जान, खबरदार जो उनके बारे में जानने की कोशिश भी की तो मैं ख़त्म कर दूंगा तुम्हारे आशिकों को। तुम्हारे और मेरे बीच में किसी को नहीं आने दूंगा। तुम सिर्फ इतना जान लो कि तुम्हारा सबसे बड़ा साइको आशिक मैं हूँ और मेरे अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में कोई नहीं आ सकता। मैं किसी के लिए कोई रास्ता छोड़ूंगा ही नहीं। हम लोग केवल सुबह ही शादी कर रहे हैं, समझी तुम? कहते हुए अक्षत उसे गले लगा लेता है और खुशी एक बार फिर बेवकूफ़ों की तरह उसे देख रही थी। अक्षत ने उसके कंधे को ज़ोर से दबाकर झकझोरते हुए यह बात कही थी जिसके कारण उसके कंधों में दर्द हो रहा था, लेकिन वह अक्षत के प्यार को भी बहुत अच्छे से समझ रही थी। वह अपने दर्द को दरकिनार करते हुए अक्षत को हक कर लेती है और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहती है, अक्षु, मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है और आपसे ही करती रहूँगी। आपके अलावा मेरी ज़िंदगी में ना कोई कभी था और ना होगा। मेरे एक क्या 1000 आशिक भी खड़े हो जाएं, फिर भी उनके बीच में मुझे सिर्फ आप ही नज़र आएंगे। मैं आपको बता नहीं सकती मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अगर आप इनसिक्योरिटी के कारणों से शादी करना चाहते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अक्षु। दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। आप मुझसे शादी ना भी करें फिर भी मैं आपसे प्यार करती रहूँगी और आपके साथ ही रहूँगी। मुझे नहीं चाहिए दुनिया, मुझे सिर्फ आप चाहिए। दुनिया मेरा साथ हो या ना हो, मुझे आपका साथ चाहिए। खुशी की बात अक्षत के बेचैन दिल पर मरहम का काम कर रही थी। अक्षत उसे हल्का दूर होते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछता है, तुम सच कह रही हो जान? तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? हाँ अक्षु, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। तभी खुशी की नज़र अक्षत के घाव पर पड़ती है। वह थोड़ा परेशान होते हुए अक्षत से कहती है, पहले अपने घाव पर बैंडेज करा लीजिए और घर चलिए, मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। खुशी की बात सुनकर अक्षत अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लेकर हाँ में सर हिलाता है और गार्ड से कहकर डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर और नर्स खुशी की सुइयाँ निकाल देती हैं। डॉक्टर अक्षत के घाव देखते हुए कहती है, सर आपको भी बैंडेज करा लेना चाहिए। लाइए मैं बैंडेज कर देती हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर अक्षत जैसे ही उसे मना करने वाला था, क्योंकि खुशी की इनसिक्योरिटी वह समझ रहा था, तभी खुशी बीच में टपकते हुए बोलती है, हाँ आप जल्दी से इनकी बैंडेज चेंज कर दीजिए, देखिए कितनी चोट लगी है। खुशी की बात सुनकर अक्षत हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। अभी तो यह लड़की नर्स को देखकर चिढ़ रही थी और अब डॉक्टर को बैंडेज करने की इजाज़त दे दी। डॉक्टर अक्षत के बैंडेज करने लगती है और अक्षत हैरानी की खुशी को देख रहा था। खुशी अक्षत के दिमाग में चल रहे सवालों को समझ चुकी थी। वह मुस्कुराते हुए कहती है, आई ट्रस्ट यू।
खुशी के यह शब्द अक्षत के दिल में एक ठंडक और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाता है। थोड़ी ही देर बाद दोनों की बैंडेज कंप्लीट हो चुकी थी और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था। खुशी जैसे ही बेड से उठने की कोशिश कर रही थी, अक्षत अचानक उसे अपनी गोद में उठा लेता है। यह देखकर खुशी हैरान होते हुए अक्षत से कहती है, अक्षु, यह आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, नीचे उतारिए, मैं खुद चल सकती हूँ। आपको भी चोट लगी है, आपके बॉडी में दर्द हो रहा होगा। अक्षत यूं ही खुशी को अपनी गोद में उठाकर अपने कदम बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है, शेर कितना भी घायल हो न जाए, वह शेर ही रहता है और मुझे दर्द सिर्फ तुम तकलीफ में देखकर होता है। खुशी अपनी बाहें अक्षत के गले में लपेटते हुए उसे कहती है, हाँ पता है, बहुत ही स्ट्रांग हैं आप, इसीलिए तो आप अपनी बॉडी उन नर्सों के सामने फ्लॉन्ट कर रहे हैं। खुशी की बात में ताना साफ नजर आ रहा था। अक्षत भी अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए खुशी को चिढ़ाने की भाषा में कहता है, हाँ तो क्या करता है, जिसके सामने अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करना चाहता हूँ वह तो मुझे देखती भी नहीं है। जब भी रोमांस करने जाता हूँ या तो उसे अपने सवाल याद आ जाते हैं या फिर मुझे गुस्सा दिलाना। अक्षत की बात सुनकर खुशी अपनी आंखें छोटी करते हुए नाक चढ़ाते हुए अक्षत को घूर कर देखती है और उसके सीने पर पंच मारते हुए कहती है, अक्षु, आप बहुत गंदे हो, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। ओहो जान, एक दर्द भरी आवाज़ अक्षत अपने मुंह से निकालता है, जो सुनकर खुशी को ख्याल आता है कि उसने अक्षत के घाव पर ही पंच मार दिया था। यह देखकर खुशी परेशान होते हुए अक्षत से कहती है, ओह सॉरी अक्षु, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, बहुत दर्द हो रहा है क्या? कहते हुए खुशी उसके घाव को देखने लगती है। खुशी की परेशानी भरी बातें सुनकर अक्षत के मन में शरारत आती है। वह खुशी को कार में अपनी गोद में लेकर बैठते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर बताता है, हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अक्षत का मासूम चेहरा देखकर खुशी जल्दी से उसके शर्ट के बटन खोलकर उसके बाउंड को चेक करने के लिए कोशिश करती है और परेशान होते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर चारों तरफ देखने लगती है। उसे कहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन बेचारी इस बात से अनजान थी कि उसका छूना अक्षत को कितना इफेक्ट कर रहा है। अक्षत जल्दी से कार का पार्टीशन बटन ऑन करता है और अगले ही पल खुशी को सीट पर लिटाकर उसके ऊपर आते हुए अपने सीने के पास उंगली रखकर बताता है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है जान, प्लीज़ इस पर मरहम लगा दो ना। खुशी अक्षत के इस हरकत से चौंक चुकी थी। वह अपनी आंखें तितली की तरह फड़फड़ाते हुए सलाइवा गटकते हुए कहती है, अक्षु, अभी अभी आपके घाव पर बैंडेज हुई है, इस पर दोबारा मरहम कैसे लगाऊं? पापा पेन किलर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं खुशी उसके रिएक्शन से डर रही थी और खुशी की बात सुनकर अक्षत अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए खुशी की नशीली आंखों में देखते हुए कहता है, अपना पेन किलर ही तो लूँगा जान, तू ही जख्म है, तू ही मरहम। मतलब उसके आगे खुशी कुछ कह पाती, अक्षत ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। थोड़ी ही देर में वह लोग विला पहुंच चुके थे। अक्षत उसे दोबारा अपनी गोद में उठाए हुए उसके कमरे में ले जाता है। अक्षत खुशी को डायरेक्ट अपनी गोद में उठाए हुए बाथरूम में लाता है। यह देखकर खुशी हैरान होते हुए अक्षत से कहती है, अक्षु, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अक्षत नॉर्मल फेस के साथ खुशी से कहता है, इट्स बात टाइम जान, तुम रात भर हॉस्पिटल में थी, बाहर के बैक्टीरिया तुम्हें हार्म कर सकते हैं। अक्षत की बात सुनकर खुशी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। तभी अक्षत उसके कपड़े निकालने लगता है। यह देखकर खुशी हैरान होते हुए उससे कहती है, अक्षु, मैं कर लूँगी, आप जाइए। खुशी की बात सुनकर आप शायद नहीं रुकता और उसके कपड़े निकालते हुए कहता है, तुम्हें चोट लगी है जान, तुम्हें हल्का बात की ज़रूरत है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अक्षत की बात सुनकर खुशी मन ही मन कहती है, अगर आप मेरी मदद करने बैठ गए तो मैं रात भर यहाँ से नहीं निकल पाऊँगी। खुशी एक बार फिर अक्षत से कहती है, अक्षु, मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है, मैं खुद कर लूँगी, प्लीज़ आप जाइए ना। और आपको भी चोट लगी है, आप दूसरे बाथरूम में जाकर बात ले लीजिए। खुशी की बात सुनकर अक्षत मुस्कुराते हुए कहता है, बात तो तुम्हारी ठीक है जान, चलो साथ में बात लेते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। कहते हुए अक्षत अपने शर्ट निकालने लगता है। यह देखकर खुशी की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, अक्षत अपने शर्ट के बटन खोलकर फर्श पर फेंक देता है। लेकिन तभी अक्षत की कॉल रिंग होती है और वह खुशी को प्यार करते हुए भी कॉल रिसीव करता है। सामने से राजीव था, जो अक्षत को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर अक्षत के चेहरे के भाव गंभीर हो जाते हैं और वह राजीव से कहता है, मैं आ रहा हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अक्षत खुशी को लास्ट किस करता है और उससे अलग होता है
वह बाथरूम में जाकर खुद को क्लीन करता है और एक गीले कपड़े से खुशी को क्लीन करके उसे अलमारी से निकाल कर एक टॉप और लॉन्ग स्कर्ट पहना देता है। फिर खुद बाथरूम में जाकर अपने आप को क्लीन करके अपनी 3 पीस सूट पहनकर एक नज़र खुशी को देखता है। फिर खुशी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर उसके माथे पर किस करते हुए वहाँ से निकल जाता है। अपने विला से निकलकर अक्षत सीधा अपने ऑफिस पहुँचता है। यहाँ राजीव उसका पहले ही इंतज़ार कर रहा था। अक्षत के आते ही राजीव ने उसे ग्रीट किया। अक्षत बड़े ही एटीट्यूड के साथ आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और राजीव की तरफ देखते हुए राजीव से पूछा, इन्फॉर्मेशन दो। अक्षत के ऑर्डर करते ही राजीव ने कहना शुरू किया, सर विवान खन्ना ने हमारे कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट को लीक करवा दिया है और हमारे कई सारे प्रोजेक्ट को हासिल कर लिया है। बल्कि हमने पिछले महीने जो टेंडर भरा था जिसकी डेट कल की थी उसे भी उसने बहुत कम प्राइस में भरकर जीत लिया है, जिसे मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है। हमारी कंपनी के शेयर गिर रहे हैं। राजीव की बात सुनकर अक्षत का चेहरा कठोर हो गया। उसने टेबल पर पड़ा हुआ पेपर बैग उठाकर उसे अपने हाथों में घुमाते हुए अपने आप से कहा, तो यह चाल थी तुम्हारी विवान खन्ना। तुम अब मैदान में उतर चुके हो, लेकिन तुम भूल रहे हो तुम्हारा सामना किससे हुआ है। इतना कहकर अक्षत ने राजीव से कहा, जिस किसी ने भी इस डॉक्यूमेंट को लीक करने में विवान खन्ना की मदद की है, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। यह टेंडर जा चुका है, लेकिन अगले टेंडर का ध्यान रखना। हमें जल्द से जल्द गद्दार को पकड़ना होगा और जिस किसी ने भी हमारे खिलाफ धोखा किया है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा देने का इंतज़ाम करो। वैसे कल मैंने तुम्हें कुछ काम सौंपा था, वह हुआ क्या नहीं? तुमने सिवाय से बात की? जी सर, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा हुआ है। सिवाय अपने काम में लग चुका है। गुड, उसे कहना बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। जी सर, आप जानते हैं वह अपने काम में कितना तेज है, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। मैं जानता हूँ, इसीलिए उसे इस काम में लगाया गया है। बाकी की नज़र है उसकी, बाज की नज़र है उसकी। राजीव अक्षत के सामने कुछ फाइल करते हुए कहता है, सर यह हमने कुछ नहीं किया, एम्प्लॉय को हायर किया है। प्लीज़ एक बार उन्हें देख लीजिए। अक्षत एक नज़र उस फाइल को देखते हुए राजीव से कहता है, फ़िलहाल मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम इन्हें खुद ही देख लेना। इतना कहकर अक्षत वहाँ से खड़ा होकर जाने के लिए होता है, तभी उसे कुछ याद आता है। अक्षत राजीव की तरफ मुड़कर उससे कहता है, और एक सबसे ज़रूरी काम, मुझे कल शादी करनी है, उसकी अरेंजमेंट कर लो, लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करवा दो, कल जाकर हम रजिस्ट्री करवा देंगे। शादी एकदम शांत और शटल तरीके से होनी चाहिए, किसी को कानों कान खबर ना हो। यह सुनकर राजीव अक्षत से पूछता है, क्या शादी? आप शादी कर रहे हैं? लेकिन किससे? यह सुनकर अक्षत घूर कर राजीव की तरफ देखते हुए कहता है, यह कैसा बेहुदा सवाल है। आप कोर्स में अपनी जान से शादी कर रहा हूँ, अब क्या तुम्हें उसका नाम भी बताना होगा? अक्षत के डांट सुनकर राजीव का खुद पर गुस्सा आता है। यह कैसा बेवकूफ़ी भरा सवाल है। ऑफ कोर्स वह अपनी क्वीन से शादी करेगा। अपनी बात कहकर अक्षत वहाँ से निकल जाता है और राजीव अपने सर पर टपली मारते हुए खुद से कहता है, बच गया राजीव, बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछ कर तू मरना चाहता है क्या? अरे जिसके लिए तेरे बॉस की जान अटक जाती है, जिसके लिए वह किसी को भी मरने मारने पर तैयार हो जाता है, जो हर वक्त उसकी आंखों में बसी रहती है, आखिर उसी से शादी करेगा ना? बेचारी खुशी पता नहीं इस राक्षस को कैसे झेलती होगी। अक्षत जैसे ही अपने कैबिन से बाहर निकला, अचानक उसकी टक्कर किसी से हुई। यह एक लड़की थी जिसके हाथ से कुछ फाइलें टकराने के कारण नीचे गिर गई। वह लड़की जल्दी से माफ़ी मांगते हुए अक्षत से कहती है, आई एम सो सॉरी सर, पता नहीं कैसे मेरा ध्यान नहीं रहा। आप ठीक तो है ना सर? कहते हुए वह लड़की जल्दी जल्दी अक्षत के हाथ और उसकी बॉडी को देखने लगती है, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। यह देखकर अक्षत उस लड़की से अपना हाथ छुड़ाते हुए नॉर्मल टोन में बोलता है, नहीं नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, तुम ठीक हो ना? अक्षत की बात सुनकर वह लड़की प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहती है, जी मैं ठीक हूँ सर। इतना कहकर वह लड़की जल्दी से नीचे से फाइल उठाने लगती है। यह लड़की बड़ी खूबसूरत थी, हरी खूबसूरत गहरी आंखें, दूध जैसा गोरा रंग, छोटी सी शार्प नोज, गाल एकदम गुलाबी, पतले रसीले होंठ, लंबे ब्राउन हेयर जो उसकी कमर से भी नीचे आ रहे थे और खुले हैं। इस लड़की ने इस वक्त एक ब्लैंक पैंट पहनी थी।
उसके ऊपर वाइट शर्ट, उसके ऊपर के 2 बटन खुले थे और उसका खूबसूरत क्लीवेज साफ नजर आ रहा था। गले में बड़े ही स्टाइल से बांधा हुआ स्कार्फ, एक हाथ में घड़ी और दूसरे में ब्रेसलेट, हाई वैली शूज, पतला फिगर, सर से लेकर पांव तक यह लड़की ब्यूटी क्वीन लग रही थी, जिसमें चेहरे पर बहुत ही लाइट मेकअप किया हुआ था। ना जाने अक्षत को क्या हुआ, वह उस लड़की को देखा और देखता ही रह गया। वह बेख्याली में ही घुटनों पर बैठ गया और उस लड़की की तरफ देखते हुए फर्श से फाइल उठाने लगा। अक्षत की नज़र उस लड़की के चेहरे पर ही थी। वह लड़की जल्दी जल्दी फाइल उठा रही थी और अक्षत एकटक उसे देखते हुए फाइल उठा रहा था। फाइल उठाते वक्त उस लड़की के बाल बार बार उड़ते हुए उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसे वह अपने हाथों से कानों के पीछे कर रही थी। न जाने कैसे अक्षत उस लड़की के चेहरे में इतना खो गया कि उसके हाथ अपने आप कब उठ गए उसे पता ही नहीं चला। अक्षत के हाथ धीरे धीरे उस लड़की के चेहरे की तरफ जा रहे थे, जो उसके बालों को पीछे करना चाहते थे। अक्षत चाहकर भी उस लड़की से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों ने मिलकर फाइल उठा ली थी। वह लड़की जल्दी से फाइल उठाकर अक्षत को ग्रीट करती है। तब जाकर अक्षत का ध्यान टूटता है और वह अपने हाथों को पीछे ले लेता है और ऑकवर्डनेस से बचने के लिए अपनी नज़रों को इधर उधर करने लगता है। वह लड़की जैसे ही खड़ी होती है, अक्षत उसके साथ खड़ा होते हुए पूछता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? और अपने इस ऑफिस में मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। यह सुनकर वह लड़की मुस्कुराते हुए बताती है, जी सर, मेरा न्यू ज्वाइनिंग हुआ है। दरअसल मेरा नाम कृति है, कृति वर्मा। आपकी कंपनी की न्यू एम्प्लॉय हूँ और फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर अक्षत अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए कहता है, अच्छी बात है, मन लगाकर काम करना। इतना कहकर अक्षत वहाँ से निकल जाता है। अक्षत के जाने के बाद वह लड़की भी मीठी सी मुस्कान लेकर अक्षत को देख रही थी। अक्षत अपनी कार में बैठा हुआ था और विवान खन्ना के बारे में सोच रहा था। अक्षत विवान खन्ना के लिए कुछ गहरी प्लानिंग कर रहा था, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। थोड़ी ही देर में अक्षत वापस विला पहुंच चुका था। इस वक्त रात के लगभग 7 बज रहे थे। अक्षत कमरे में आकर देखता है, खुशी बेड पर पेट के बल लेटकर अपने मोबाइल में कुछ देख रही है और अपने पैरों को हिला रही है। अक्षत एक नज़र खुशी को देखकर चेहरे पर छोटी सी मुस्कान लाता है और सीधा बाथरूम में घुसकर फ्रेश होने लगता है। फ्रेश होने के बाद अक्षत अपनी नाइट ड्रेस पहनकर वापस बाहर आता है। वह देखता है खुशी अभी तक मोबाइल में कुछ देख रही है। अक्षत कब आया उसे उसका ध्यान ही नहीं है। यह बात अक्षत को अच्छी नहीं लगती। वह गुस्से से दांत भींचते हुए अपने आप से कहता है, यह लड़की मुझे इग्नोर कैसे कर सकती है? इसे कितना भी समझाओ लेकिन इसे अकल ही नहीं आती। इतना कहकर अक्षत खुशी के बगल में जाता है और झटके से उसका मोबाइल छीन लेता है और मोबाइल में देखता है उसमें एक रोमांटिक नावल खुली हुई थी। खुशी जल्दी से खड़े होकर अक्षत से अपना मोबाइल मांगते हुए कहती है, अक्षु, यह गलत बात है। देखिए, दीजिए मेरा मोबाइल। किसी का मोबाइल उसकी परमिशन के बिना नहीं लिया जाता। आपको इतना भी नहीं पता? खुशी की बात सुनकर अक्षत अपनी आंखें छोटी करते हुए गुस्से से नाक चढ़ाते हुए कहता है, तुम मेरी हो जान और तुम्हारी हर चीज़ मेरी है, तो मुझे अपनी ही चीज़ छूने से पहले तुमसे परमिशन क्यों लेनी होगी? वैसे एक बात बताओ, तुम इसमें क्या पढ़ रही थी जो तुम्हें मेरे आने का भी एहसास नहीं हुआ? दिस इज़ नॉट फेयर जान। मैं ऑफिस से घर आता हूँ यह सोचकर कि मैं घर जाऊँगा तो मेरी जान मेरा इंतज़ार करती हुई मुझे मिलेगी और मुझे देखते ही मुस्कुराते हुए मुझसे लिपट जाएगी। 100-200 किस तरह की 10-12 बार हम लोगों को इंटीमेट होंगे, 2-3 हज़ार बार वह मेरा नाम लेगी। आह अक्षु, प्लीज़ स्टॉप। और जिसे सुनकर मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा, लेकिन यहाँ आकर तो मेरा पूरा मूड स्पॉइल हो गया। यू आर अनरोमांटिक जान। अक्षत की बात सुनकर खुशी शर्म से पानी पानी हो गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वह शर्माते हुए अक्षत के सीने में अपना सर झुकाकर धीरे से उसके सीने पर पंच मारते हुए कहती है, अक्षु, आप बहुत बेशर्म हैं, ठरकी कहीं के। खुशी को इस तरह शर्माता हुआ देखकर अक्षत के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और उसका गुस्सा एक पल में छूमंतर हो जाता है। अक्षत खुशी को हक करते हुए उससे पूछता है, वैसे एक बात बताओ, तुम ऐसा भी क्या देख रही थी मोबाइल में कि तुम्हें मेरी प्रेजेंट फील नहीं हुई? कहते हुए अक्षत एक नज़र मोबाइल में देखता है और मुस्कुराते हुए खुशी से कहता है, ओह, तो यह बात है, तुम रोमांटिक नावल पढ़ रही थी। क्यों, तुम्हारा रोमांस करने का मूड है क्या? क्या मेरे रोमांस से तुम्हारा जी नहीं भरता?
कहते हुए अक्षत खुशी के करीब आने लगता है। अक्षत की हरकत देखकर एक पल के लिए खुशी हिचकिचा जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके सामने डट कर खड़े होते हुए कहती है, अक्षु, रोमांस करना अलग बात है और उसे पढ़ना अलग बात है, और यह बहुत रोमांटिक नावल है मेरी फेवरेट ऑथर की, जिसे पढ़े बिना मैं रह नहीं पाती। क्या नावल लिखती है, उसके हाथों में तो जादू है। आई थिंक आपको भी उसकी नावल पढ़नी चाहिए। कम से कम इसी बहाने आप प्यार से रोमांस करना सीख जाएंगे। जब देखो तब गुस्सा करते रहते हैं। आप एक बार पढ़कर देखिए उसकी लिखी हुई नावल को। आपको ऐसा महसूस होगा कि कहानी के कैरेक्टर निकल कर आपके सामने आ गए हैं। उन कैरेक्टर के साथ एक लगाव का महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वह आपके ही फैमिली मेंबर हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? क्या वह इतना अच्छा लिखती है? वैसे नाम क्या है तुम्हारी फेवरेट ऑथर का? खुशी मुस्कुराते हुए बताती है, मेरी फेवरेट ऑथर का नाम ममता है। वैसे तो उसने बहुत सारी नावल लिखी हैं, जैसे टाइम ट्रैवल, लव ड्रामा, योर ब्यूटी इज़ माई डेस्टिनी, माफिया की लव स्टोरी और भी बहुत है। आपको पता है उसकी सभी नावल बेस्ट हैं, लेकिन उन सभी में से मेरा फेवरेट लव कॉन्ट्रैक्ट विद यू है। यह एक न्यूरोलॉजिस्ट हार्ट सर्जन की कहानी है जिसे बहुत अजीब सी बीमारी है। वह किसी भी लड़की के करीब नहीं जा सकता। फिर उसकी ज़िंदगी में आती है 19 साल की महक तिवारी और पूरी दुनिया ही बदल जाती है। उसका प्यार, इश्क, जुनून सब बन जाती है। वह उससे हमेशा रोमांस करता है, बहुत प्यार करता है, हर प्रॉब्लम में उसकी हेल्प करता है। ही इज़ द बेस्ट। खुशी यह बातें मुस्कुराते हुए बता रही थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि उसके मुंह से किसी और की तारीफ सुनकर अक्षत मन ही मन जल रहा था। अक्षत गुस्से से अपने दांत पीसते हुए खुशी से कहता है, खबरदार जान, जो मेरे अलावा किसी और की तारीफ की। मैं तुम्हारे मुंह से किसी और का जिक्र भी नहीं सुनना चाहता। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारी ज़ुबान पर सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए, किसी और का नहीं। अक्षत का गुस्सा देखकर खुशी मुस्कुराते हुए कहती है, कम ऑन अक्षु, वह सिर्फ कहानी का एक कैरेक्टर है और आप मेरी रियल लाइफ, मेरी लाइफ। आपको उससे भी जलन हो रही है? ओ मेरा प्यारा बेबी, कहते हुए खुशी अक्षत के दोनों गालों को पिंच करने लगती है। इतना करने के बाद भी अक्षत रिलैक्स नहीं होता। वह खुशी को गले लगाते हुए कहता है, कहानी का कैरेक्टर हो या रियल लाइफ का इंसान जान, मैं तुम्हारे जहन में किसी और का अक्स भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। और अगर तुम्हें मेरा प्यार समझ ना आए तो अपनी फेवरेट ऑथर ममता की कहानी माई ऑब्सेस्ड माफिया को एक बार ध्यान से पढ़ लेना। वह अपनी लवर के लिए कितना पॉजिटिव है, उसके आगे उसे कोई दिखता ही नहीं। अक्षत के मुंह से यह शब्द सुनकर खुशी हैरान होते हुए अक्षत से पूछती है, आपको यह कैसे पता कि वह अपनी लवर के लिए इतना पॉजिटिव है? इसका मतलब आपने उसकी कहानी पढ़ी है, राइट? अक्षत ने मुस्कुराते हुए बताया, ऑफ कोर्स जान, अब वह इतना अच्छा लिखती है तो मेरा पढ़ना तो बनता है ना। जैसे तुम्हारी फेवरेट कहानी लव कॉन्ट्रैक्ट विद यू, वैसे ही मेरी फेवरेट कहानी माई ऑब्सेस्ड माफिया है। भाई, अब एक माफिया को माफिया की ही कहानी अच्छी लगेगी ना। लेकिन फिर भी जान, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम चाहे उसके नावल पढ़ो या कुछ भी करो, लेकिन मेरे पीछे, मेरे सामने तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दोगी, क्योंकि मैं अपनी जान को किसी के साथ भी नहीं बांटूंगा, एक नावल के साथ भी नहीं। समझ में आया? कहते हुए अक्षत के भाव गंभीर थे। अक्षत के गंभीर भाव को देखकर खुशी थोड़ा सा डरते हुए धीरे से हाँ में सर हिलाती है और अक्षत के गाल पर एक प्यारा सा किस करती है। अक्षत खुशी को देखते हुए बड़े प्यार से कहता है, इतनी स्वीट किस से कुछ नहीं होगा जान, मुझे वाइल्ड किस चाहिए, जैसे मैं तुम्हें करता हूँ। अक्षत इन शब्दों को कहते हुए खुशी के होठों को लश भरी नज़रों से देख रहा था। खुशी कब इस बात का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए वह धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगती है, क्योंकि एक बार वह अक्षत के चंगुल में फंस गई तो मुश्किल से ही छूट पाएगी। अक्षत जैसे ही खुशी को अपने एक कदम पीछे लेते हुए देखता है, झटके से उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींच लेता है। खुशी खुद को संभाल नहीं पाती और अक्षत की बाहों में समा जाती है। अक्षत बिना एक पल की देरी किए खुशी के होठों पर अपने होठ रख लेता है। अक्षत खुशी को अपनी गोद में उठा लेता है और किस करते हुए उसे नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाता है।
अक्षत खुशी को अपनी गोद में लेकर ही अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। तभी एक सर्वेंट आगे आते हुए उन लोगों के लिए डिनर सर्व करने लगती है। सर्वेंट को देखकर खुशी शर्माते हुए अक्षत की गोद से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन अपने साथ में अपनी पकड़ उसकी कमर पर मजबूत कर रखी थी। खुशी हिल भी नहीं पा रही थी। यह देखकर खुशी धीरे से अक्षत के कानों के पास कहती है, अक्षु प्लीज छोड़िए ना, सर्वेंट हमें देख रहे हैं, मैं चेयर पर बैठकर खाना खा लूँगी। खुशी की बात सुनकर अक्षत बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहता है, डोंट वरी जान, यहाँ किसी की भी हिम्मत नहीं है मेरी मर्जी के बिना अपनी नज़र उठाकर देखने की भी, और अगर देख भी लिया तो आई डोंट केयर, क्योंकि अब तुम लीगली मेरी वाइफ बनने वाली हो। फिर तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, लेकिन फ़िलहाल तो मेरी गोद में ही रहो, क्योंकि मुझे हर पल तुम्हारी करीब रहना, तुमसे एक पल की भी दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अक्षत की बात सुनकर खुशी की अपनी नज़र उठाकर देखती है। सर्वेंट एक पल के लिए भी अपनी नज़र ऊपर नहीं उठाते हैं। तभी खुशी को अक्षत की बात याद आती है, जिसे अभी कहा कि बहुत जल्द वे दोनों शादी करने वाले हैं। यह सुनकर खुशी हैरान होते हुए पूछती है, अक्षत हम शादी कर रहे हैं, लेकिन कब? मैंने तो अभी शॉपिंग भी नहीं की, अपने दोस्तों को इनविटेशन भी नहीं दिया, पापा को भी अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया। सर्वेंट खाना सर्व करके लगभग 20 कदम पीछे हो जाती है। अक्षत खाने की बाइट लेकर खुशी के मुंह में डालते हुए कहता है, उन सब की कोई ज़रूरत नहीं है जान, हम लोग शादी सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं। कल दोपहर में जाकर हम लोग कोर्ट मैरिज करेंगे और लीगली तुम मेरी वाइफ बन जाओगी। तुम यही चाहती थी ना कि हम लोग शादी करें, तो बस कल ही हमारी शादी है। अक्षत की बात सुनकर खुशी हैरान होते हुए अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, क्या हमारी शादी ऐसे होगी? अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। अरे वह भी कोई शादी होती है, बस पेपर उठाया, उस पर साइन कर दिया। नहीं अक्षु, मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। शादी के लिए मेरे अपने भी कुछ प्लान हैं, सपने हैं। आपको पता है बचपन से मैंने यही एक सपना देखा है, मेरा प्रिंस चार्मिंग सफ़ेद घोड़ी पर आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। पूरे धूमधाम से बैंड बाजे के साथ मेरी शादी होगी। अपनी शादी में मैं सबसे खूबसूरत लगूंगी। धमाकेदार गाने पर ब्राइडल एंट्री होगी मेरी। खूब नाचूंगी, खूब गाऊंगी और खुशी खुशी शादी करूंगी। लेकिन आप तो मेरे सपनों पर पानी फेरने वाले हो। नो अक्षु, दिस इज़ नॉट फेयर। मैं कोर्ट मैरिज नहीं करूंगी। मुझे इंडियन ट्रेडिशनल शादी चाहिए, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, जहां हमारी फैमिली होगी, फ्रेंड होंगे, गाना बजाना होगा, नाचना होगा, खूब सारा खाना और मस्ती। जब मेरे गले में आप मंगलसूत्र पहनाएंगे, मांग में अपने नाम का सिंदूर डालेंगे। खुशी की बात सुनकर अक्षत उसके मुंह में खाने का अगला निवाला डालते हुए कहता है, नो जान, तुम जानती हो मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, और वैसे भी शादी ही तो है, कोर्ट में करो या मंडप में, बात तो एक ही है। और सबसे ज़रूरी बात, मंडप में की हुई शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं है जितना कोर्ट मैरिज की वैल्यू होती है, और मैं हमेशा पक्का काम करना ही पसंद करता हूँ। तुम्हें लीगली पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। और जहाँ तक बात है फैमिली की, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। और यह शादी मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ। यह मेरे प्यार का सबूत है तुम्हारे लिए। अक्षत की बात खुशी को बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन उसे अपनी ड्रीम वेडिंग चाहिए थी। फिलहाल वह आपसे कुछ कह नहीं पाती। उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। खुशी अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वह आंसू उसका साथ नहीं दे रहे थे और आंसू की कुछ बूंदें लुढ़कते हुए उसके गालों पर बह गई। अक्षत को जब अपने हाथों पर कुछ गीला महसूस हुआ, उसने नज़र उठाकर खुशी के चेहरे की तरफ देखा। खुशी को रोता हुआ देखकर अक्षत ने अपना माथा पीट लिया और अपने सर्द चेहरे के साथ खुशी को घूरते हुए बोला, जान, तुम हर बात पर रोती क्यों हो? अब मैंने तुम्हारी खुशी के लिए शादी करने के लिए हाँ तो कह दी ना, तो फिर अब रोने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें मेरे प्यार पर अभी भी भरोसा नहीं है? अक्षत की बात सुनकर खुशी खाने का एक निवाला अक्षत के मुंह में डालते हुए अपने भरे गले से कहती है, लेकिन मुझे अपनी ड्रीम वेडिंग चाहिए। अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं,
हम लोग कोर्ट मैरिज ही कर लेंगे, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हुआ जो मेरी शादी में मैं अपनी पसंद की शॉपिंग नहीं कर पाऊँगी तो? क्या हुआ जो मैं अपनी सहेलियों के साथ मिलकर डांस नहीं कर पाऊँगी तो? क्या हुआ जब मेरे रिश्तेदार और मेरे पापा हमारी शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे तो? क्या हुआ जो मेरा दूल्हा सफ़ेद घोड़े पर बैठकर मुझे अपने साथ में ले जाए तो? क्या हुआ जब मेरे गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर ना पड़े तो? क्या हुआ जो हमारी फैमिली का आशीर्वाद हमें ना मिले तो? मेरी शादी आपसे ही तो हो रही है ना, मुझे तो इतने में ही खुश हो जाना चाहिए। क्या हुआ जो आप इतने अमीर होने के बावजूद अपना खर्चा बचाने के लिए मुझसे 100 रुपये के पेपर पर साइन करके शादी करना चाहते हैं? क्या फ़ायदा आपके इतने अमीर होने का जो हम अपनी शादी पर 4-5 लाख रुपए खर्च ना कर पाएँ? निकिता की शादी धूमधाम से होने वाली है। क्या होगा जब लोग मुझे चुराएंगे, चिढ़ाएंगे? देखो देखो, निकिता ने एक मिडिल क्लास फैमिली को होकर इतनी धूमधाम से शादी की, और एक यह कंजूस जिसका पति बिलियनेयर है, उसने पैसे बचाने के लिए 100 रुपये की रद्दी पेपर पर साइन करके शादी की। कोई बात नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी। वैसे भी आपको शादी पर भरोसा नहीं है, और मेरे अकेले के सपने से आपका क्या मतलब है? मुझे तो खुश होना चाहिए कि मैं एक करोड़पति की होने वाली बीवी हूँ। कहते हुए खुशी भरे हुए गले के साथ मुंह बनाकर यह बातें कह रही थी, जो सुनकर अक्षत का चेहरा हद से ज़्यादा कठोर हो गया था। वह गुस्से से डांस बीट करते हुए खुशी पर चिल्लाते हुए बोलता है, जान जान, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं जितना कोशिश करता हूँ तुम्हें खुश करने की, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की, उतना ही मुझे गुस्सा दिलाती रहती हो। तुम अच्छे से जानती हो मुझे शादी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ ईमानदारी पर भरोसा है। जो ईमानदारी मेरे दिल में तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। अब तुम्हारी बात मानकर मैं शादी के लिए हाँ कर चुका हूँ, तो अब तक तुम एक नया ड्रामा लेकर बैठ गई। अब तुम बोलो मैं रात भर में तुम्हारी मनपसंद वेडिंग का इंतज़ाम कैसे करूं? मुझे तो कल की कल तुम्हें अपना बनाना है, लीगली अपनी वाइफ बनाना है, मिसेस खुशी अक्षत जिंदल, ताकि लोगों को पता चले कि तुम सिर्फ मेरी हो और कोई तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश भी ना करे। अक्षत इन बातों को कहते हुए बहुत परेशान और बेचैन लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में कोई डर है जिसे वह जाहिर नहीं करना चाहता। उसके दिल में एक अजीब सी तड़प उठ रही थी। कुछ ऐसा था जो अक्षत को संभालने की कोशिश कर रहा था। खुशी को अक्षत की बेचैनी का कारण नहीं पता था, लेकिन यह पता था कि खुशी की बात सुनकर अक्षत नाराज हो गया है, और खुशी किसी भी कीमत पर अक्षत को खोना या दुखी नहीं देख सकती। वह अक्षत के प्यार में इस कदर डूब चुकी है कि अब उसे किसी भी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, वह है उसका प्यार, अक्षत। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि जितना प्यार अक्षत खुशी से करता है, उतना ही प्यार खुशी भी अक्षत से करती है। अक्षत को परेशान देखकर खुशी अपने आप को संभालते हुए झटके से अक्षत के गले लग जाती है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगती है। अक्षत को खुशी की इस मूवमेंट का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वह हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए खुशी को महसूस कर रहा था, लेकिन खुशी अपनी आंखें बंद कर अक्षत के गले में अपनी बाहों को लपेट कर उसे डीप किस कर रही थी। थोड़ी देर बाद अक्षत अपने होश में आता है और उसका गुस्सा काफ़ी हद तक काबू हो चुका था। आखिर हो भी क्यों ना, उसकी एक ही तो कमजोरी है, उसकी जान। अक्षत हर कीमत पर उसे अपने पास रखना चाहता है। तभी खुशी मुस्कुराते हुए अक्षत से कहती है, सॉरी अक्षु, मैं अपने सपनों के आगे आपके प्यार को देख नहीं पाई। मुझे पता है आपको शादी पर भरोसा नहीं है और मैं आपसे प्यार करती हूँ। अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, कोर्ट मैरिज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। शादी हो या ना हो, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगी, क्योंकि मैंने दिल से आपको अपना पति मान लिया है और मेरे लिए आपका होना ही सब कुछ है। आपका प्यार मेरी ज़िंदगी है। मुझे आपके अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। बस आप नाराज़ या दुखी मत होइए। और आपको किस बात का डर है मेरे दूर जाने का? आपको इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है अक्षु। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे आपसे दूर नहीं कर सकती। हाँ, हम अलग हो सकते हैं, अगर आप खुद यह शब्द अपने मुंह से कहे तो, लेकिन मुझे पता है आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे। आपके अलावा अगर भगवान भी मुझे आपसे दूर होने की कहे तो मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगी।
आप ही मेरी सुबह हो, आप ही मेरी शाम, आप ही मेरी मंजिल का हर एक मुकाम। तेरी मोहब्बत में चाहे जान चली जाए या हो जाऊं मैं दुनिया में बदनाम, तेरे नाम से ही हो मेरा नाम, वरना खुदा कर दे मुझे गुमनाम। नहीं बनना मुझे रानी तेरी, बस बना ले मुझे अपने दिल का गुलाम। कहते हुए खुशी अक्षत की आंखों में देखने लगी। इस वक्त खुशी की आंखों में अक्षत के लिए सिर्फ प्यार और भरोसा ही नजर आ रहा था। खुशी की बातें सुनकर साफ पता चल रहा था कि वह अक्षत के प्यार में इस कदर डूब चुकी है कि उसे अब लोगों की बातों से, उनके जजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। टूट कर प्यार करना कोई खुशी से सीखे, जो अक्षत के प्यार में इस कदर दीवानी हो गई है, जैसे कृष्ण की मीरा। दुनिया क्या सोचती है, क्या कहती है, उसने सब सोचना छोड़ दिया है। अक्षत खुशी की आंखों में देखते हुए उसके सच्चे प्यार को पढ़ रहा था। अक्षत जानता है खुशी दिल की कितनी साफ है कि उसके दिल और दिमाग की हर बातें उसकी आंखें खुली किताब की तरह सब कुछ सामने रख देती हैं। अक्षत खुशी की आंखों में अपना प्यार देखकर मन ही मन खुश था। अब जाकर उसे थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। अक्षत खुशी की आंखों को देखते हुए धीरे धीरे उसकी आंखों पर एक एक लाइट किस करता है और उसके गालों को अपने हाथों में भरते हुए कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था जान, तुम मुझसे इतना प्यार करोगी। थैंक यू जान, मुझे इतना प्यार करने के लिए। थोड़ी देर में दोनों ने खाना खा लिया। अक्षत खुशी को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में लाते हुए बड़े ही प्यार से उसे देखते हुए कहता है, सो जाओ जान, बहुत रात हो गई है, कल हमारी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है। कहते हुए अक्षत खुशी को अपनी बाहों में भर कर बेड पर लेट जाता है। तभी खुशी के मन में एक विचार आता है और वह अक्षत की तरफ देखते हुए पूछती है, अक्षु मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, आप गुस्सा तो नहीं होंगे। अक्षत खुशी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, पहले बात बताओ जान, फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे गुस्सा होना है या नहीं। खुशी हिचकिचाते हुए अक्षत को बताती है, दरअसल अक्षु मुझे राहुल से मिलना था, उससे कुछ बात करनी थी। राहुल का जिक्र सुनते ही अक्षत का चेहरा कोल्ड हो जाता है और वह घूर कर खुशी की तरफ देखने लगता है। वह दांत पीसते हुए जैसे ही कुछ कहने वाला था, खुशी बीच में टपकते हुए बोलती है, अक्षु प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा, अगर आप मना कर देंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आपसे सिर्फ इतना कहना है कि राहुल मेरा दोस्त है, उसके अलावा मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है। मैंने उसे हमेशा अपना दोस्त माना है। मुझे नहीं पता उसके दिल में मेरी दोस्ती प्यार में कब बदल गई, क्योंकि मैंने उसे कभी उस नज़र से देखा ही नहीं था। पर हाँ, अगर दोस्ती के नाते देखा जाए तो वह मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वह सिर्फ मेरा बचपन का दोस्त ही नहीं है, बल्कि मेरे सुख दुख का साथी है। बहुत एहसान है उसके मुझ पर। जब मेरे पापा ने मुझे आपके पास गिरवी रख दिया था, मेरे सर पर छत जा चुकी थी, उस वक्त राहुल ने मेरा साथ दिया था, मुझे सर छुपाने की जगह दी थी और कभी भी यह जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उसकी कर्जदार हूँ। जब आप मुझे पाने के लिए उसे टॉर्चर करते थे, उसने उस वक्त भी मुझे कोई ताना या इस बात का ब्लेम नहीं दिया। उस वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी आपसे प्यार हो जाएगा, लेकिन आप ही सोचिए, अगर आज राहुल नहीं होता तो क्या मैं आपके पास होती? कभी नहीं। नफ़रत ही सही, आपका डर ही सही, लेकिन राहुल के कारण ही आज मैं आपके पास हूँ। उसने मुझसे प्यार किया है और प्यार करना कभी गलत नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया, उसे सिर्फ अपना दोस्त माना है। लास्ट टाइम आपने जो उसके साथ किया, उसके बाद वह टूट चुका है। अपने आप को कमरे में बंद रखता है, खाना टाइम पर नहीं खाता। मैं सिर्फ उससे मिलकर उसे समझाना चाहती हूँ कि वह मुझे भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। मैंने अपने हिस्से का प्यार आपसे कर लिया है और कहीं ऐसा ना हो हम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं और वह वहीं रुका रह जाए। मैं उससे मिलकर अपनी तरफ से सब क्लियर करना चाहती हूँ। उसकी जो आखिरी उम्मीद बची है और वह मेरा इंतज़ार कर रहा है, उसे कहना चाहती हूँ कि वह मेरा इंतज़ार कभी ना करे, क्योंकि मैंने अपना जीवन साथी ढूंढ लिया है। वह मेरे लिए सिर्फ मेरा दोस्त बनकर रहेगा। लेकिन सच तो यह है अक्षु, आपसे पहले वह मेरी ज़िंदगी में था और अगर वह नहीं होता तो शायद कहीं ना कहीं मैं भी नहीं होती। घूम रही होती, यूं ही भटक रही होती, लोगों की बुरी नज़र से खुद को बचाते बचाते शायद थक कर कहीं मर जाती। उसने जो मेरे लिए किया है अक्षु, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपसे मिलने से पहले मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता था वह दोस्ती का था, क्योंकि मेरे दोस्तों ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है और मैं उसका साथ सिर्फ इसलिए छोड़ दूं
क्योंकि वह एक लड़का है। यह करते वक्त मेरा दिल टूट रहा है अक्षु, लेकिन अगर फिर भी आप मुझे इजाज़त नहीं देंगे तो मैं राहुल से नहीं मिलूँगी, क्योंकि मेरे लिए अब आप ही सब कुछ हो। कहते हुए खुशी दूसरी तरफ करवट बदलकर अक्षत के सीने से बिल्कुल चिपक कर सो जाती है। लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में नमी थी, जो शायद वह अक्षत को दिखाना नहीं चाहती थी। लेकिन अक्षत सब समझ रहा था। फिलहाल वह दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। अक्षत खुशी को कस के टाइट हक करते हुए अपने सीने से लगा लेता है और यूं ही दोनों आंखें बंद करके लेट जाते हैं। देखते ही देखते रात गहराती जाती है और खुशी की आंख लग जाती है, लेकिन अक्षत की आंखों से नींद गायब थी। आज की रात उसके लिए बहुत मुश्किल थी। अक्षत उठकर बालकनी में चला गया और सिगरेट जलाकर उसकी लंबी कश लेते हुए खुशी की बातों को सोचने लगा। इस वक्त अक्षत के दिमाग में भी बहुत सी बातें चल रही थी, लेकिन वह क्या सोच रहा है इस बारे में कोई नहीं बता सकता था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल गंभीर थे, लेकिन आंखों में दुनिया भर के सवाल और उनके जवाब ढूंढने की चाहत। बालकनी में लगभग 4 घंटे खड़े रहने के बाद अक्षत अपने आप में कोई फैसला लेता है और कमरे में वापस जाकर एक नज़र खुशी को देखता है। अचानक उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। अक्षत खुशी को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। खुशी इस वक्त एक छोटे बच्चे की तरह बिस्तर में इकट्ठे होकर सो रही थी। उसकी आंखों के नीचे कुछ आंसू की लकीरें थीं, जिन्हें देखकर अक्षत के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अक्षत अपनी उंगली पर उन आंखों की बूंदों को उठाकर उन्हें घूर कर देखते हुए अपने आप में कुछ सवाल करता है। फिर एक लंबी गहरी सांस लेकर खुशी को अपनी गोद में उठा लेता है और कमरे के बाहर लेकर जाने लगता है। इस वक्त रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। अक्षत खुशी को अपनी गोद में लेकर कार में बैठ गया। खुशी उसकी गोद में किसी मासूम छोटे बच्चे की तरह लग रही थी, जो इस वक्त गहरी नींद में थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वह अपने बेडरूम में नहीं है। खुशी ने नींद नहीं, अक्षत को अपनी बाहों में कस के हक कर लिया था। अक्षत लगातार खुशी के चेहरे को निहार रहा था। इस वक्त उसके मन में बहुत सारे सवाल और उनके जवाब चल रहे थे। फिलहाल वो क्या करना चाहता था यह कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ था जो अक्षत को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। एक लंबी गहरी सांस लेकर अक्षत ने खुशी को देखते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो जान, मुझे किसी का क्या डर। सिर्फ तुम्हें खोने के डर से मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता, क्योंकि मैं अपने आप को भूल गया था कि मैं कौन हूँ। अब मैं वही करूँगा जान जो मुझे सही लगेगा, जो मेरा दिल करेगा। सिर्फ खन्ना और तुम्हारे आशिकों के डर से मैं इतना फास्ट डिसीजन नहीं लूँगा। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे क्या करना है। कहते हुए अक्षत खुशी के चेहरे को ही निहार रहा था और उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे कर रहा था। अब वक्त आ गया है तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जानने का। वक्त आ गया है कि तुम जानो अक्षत जिंदल और ब्लैक डेविल कौन है, क्योंकि अब तुम मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो और तुम्हें हक है यह जानने का। तुम जानती हो ब्लैक डेविल मैं हूँ, लेकिन ब्लैक डेविल क्या है वह अब तुम जानोगी। तुम्हारे और मेरे बीच कोई राज नहीं रहेगा। मैं जानता हूँ मेरी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझसे डर जाओ, शायद नफरत भी करने लगो, लेकिन अब जो सच्चाई है वह तुम्हारे सामने आकर रहेगी जान, और तुम्हें हमेशा के लिए मेरा बना देगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। इन शब्दों को कहते हुए इस वक्त अक्षत के चेहरे के एक्सप्रेशन बदले हुए थे। वह थोड़ा सनकी और साइको लग रहा था। 1 घंटे बाद अक्षत की कार एक जंगल के बीचों बीच आकर रुकती है। अक्षत की कार के पीछे लगभग 2 कार में उसके गार्ड भी थे। अक्षत खुशी को गोद में उठाए हुए जंगल के अंदर अपने कदम बढ़ा देता है। इस वक्त उसके चेहरे का ऑरा बहुत डार्क था। उसके एटीट्यूड में कोई कमी नहीं थी। अक्षत खुशी को जंगलों के बीचों बीच एक वुडन हाउस में लाता है। यह जगह देखने में बहुत ही खतरनाक थी। उसके ग्राउंड फ्लोर पर बहुत सारी टॉर्चर करने की इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। अक्षत खुशी को गोद में लिए हुए सीढ़ी के रास्ते टॉप फ्लोर पर जाता है और वहां के एक खूबसूरत कमरे के किंग साइज बेड पर उसे सुला देता है। अक्षत खुशी को देखते हुए बालकनी में जाता है और अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करता है। उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। फ़ोन रखने के बाद वह चांद को निहारते हुए कहता है, ब्लैक डेविल के जागने का वक्त आ गया है। यह काली अंधेरी रात अब सब कुछ साफ कर देगी। अब हर किसी का हिसाब होगा। अब वक्त आ गया है सबको उनके गुनाहों की सज़ा मिलने का, और इसके लिए मुझे अपनी जान को तकलीफ़ देना पड़े फिर भी मैं दूंगा, क्योंकि अब मुझसे यह टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे पता है इससे उसे बहुत तकलीफ़ होगी,
लेकिन उसने एक राक्षस से प्यार किया है और उसकी कीमत तो उसे भी चुकानी होगी, क्योंकि हर बड़ी चीज़ को पाने के लिए एक बड़ी कीमत भी चुकानी होती है। ब्लैक डेविल से प्यार करना इतना भी आसान नहीं है। गेट रेडी जान, वक्त आ गया है। अब तुम मेरे बारे में सब जानो। कल की सुबह तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। कहते हुए अक्षत लगातार चांद को देख रहा था और उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। लगभग 2 घंटे यूं ही खड़े रहने के बाद अक्षत वापस कमरे में आता है और खुशी के बगल में आकर लेट जाता है, तो उसकी नज़र अभी भी लगातार खुशी पर थी। ना जाने इस वक्त उसके दिल में क्या चल रहा था, यह समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अक्षत की आंखों का रंग चेंज हो रहा था और वह धीरे धीरे खतरनाक लग रहा था। अक्षत लगातार खुशी के चेहरे को निहार रहा था, जिस कारण उसकी नज़र खुशी की आंखों से होते हुए उसके होठों पर टिक गई थी। उसकी खूबसूरत रसीले होठों को देखकर अक्षत का दिल धड़कने लगा था और उसके मुंह में पानी आने लगा था। अक्षत अपने अंगूठे से खुशी के होठों को सहलाने लगता है। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुशी के होठों को अपने अंगूठे से सहलाने के बाद वह खुशी के होठों को चूमने लगता है। उसके ऐसा करने से खुशी कसमसाने लगती है। अक्षत उसे पागलों की तरह किस कर रहा था। खुशी की नींद उससे खुल चुकी थी, क्योंकि उसे अपने ऊपर कुछ भारी महसूस होने लगा था। वह जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, देखती है अक्षत उसे दीवानों की तरह चूम रहा था। फिर उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और बाथ टब में गर्म पानी स्टार्ट करके खुशी को अपने साथ लेकर उसमें रिलैक्स करने बैठ जाता है। खुशी किसी छोटे बच्चे की तरह अक्षत के सीने से लिपटी हुई थी और उसका सर उसके कंधे पर था। खुशी काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन गर्म पानी उसके बदन पर पड़ने से उसे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। अक्षत बड़े प्यार से उसे अपने सीने से लगाए अपने हाथों से उसे क्लीन कर रहा था, लेकिन इस बीच भी अक्षत कहीं खोया हुआ नजर आ रहा था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वह अपने विचारों से जूझ रहा है। अक्षत का एक हाथ लगातार खुशी के बालों को सहला रहा था, जो एहसास खुशी को बहुत ही रिलैक्स फील करा रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों बात ले चुके थे। अक्षत खुशी को एक बाथरोब में लपेटकर अपनी गोद में लेकर कमरे में आता है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है यहाँ तो खुशी के लिए कपड़े ही नहीं हैं, क्योंकि खुशी यहाँ पहली बार आई है और उसके लिए अक्षत ने खुशी के लिए कोई भी पहले से अरेंजमेंट नहीं किया था। अक्षत खुशी को बेड पर बैठाकर अपनी एक शर्ट खुशी को पहना देता है। यह देखकर खुशी परेशान होते हुए अक्षत से कहती है, अक्षु, यह आप क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पहना रहे हैं? आपको पता है मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। हटिए, मुझे कुछ ढंग का पहनने दीजिए। कहकर खुशी जैसे ही बेड से उठने को होती है, अक्षत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और उसे देखते हुए बड़े प्यार से कहता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है जान, यहाँ तुम्हारे कपड़े नहीं मिलेंगे। फ़िलहाल तुम्हें यहीं पहनकर काम चलाना होगा। अक्षत की बात सुनकर खुशी हैरान होते हुए उसे देखती है। उसे अक्षत की बात का कोई मतलब समझ नहीं आया था। इससे पहले खुशी कुछ कह पाती, अक्षत उसे पूरे रूम को देखते हुए कहता है, हम विला से बाहर हैं जान, और यहाँ फ़िलहाल तुम्हारे लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है। कहते हुए अक्षत खुशी के शर्ट के बटन बंद कर देता है। अक्षत की बात सुनकर खुशी अपनी नज़र दौड़ाकर चारों तरफ कमरे में देखती है। यह सचमुच उनका कमरा नहीं था। खुशी इस बात से हैरान थी कि आखिर वह कब इस कमरे में आई, क्योंकि सोते वक्त तो वह जिंदल विला के खूबसूरत कमरे में थी। खुशी हैरान होते हुए अक्षत से पूछती है, यह कौन सी जगह है अक्षु, और आप मुझे यहाँ कब लेकर आए? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? खुशी की परेशानी देखकर अक्षत नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ कहता है, सब पता चल जाएगा जान, थोड़ी देर वेट करो। अक्षत की बात सुनकर खुशी एक नज़र अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, लेकिन मैं इन कपड़ों में कब तक रहूँगी? मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे कुछ ढंग के कपड़े चाहिए। दरअसल इस वक्त खुशी अक्षत की शर्ट में थी, जो उसके शरीर पर काफ़ी ढीला ढाला था और लंबाई में उसकी थाई से थोड़ा नीचे तक आ रही थी। इन कपड़ों में खुशी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी, लेकिन उसे खुद को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि खुशी ज़्यादातर इंडियन ड्रेस में होती थी, वह वेस्टर्न नहीं पहनती थी। अक्षत भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता था। खुशी की बात सुनकर अक्षत ने अपने फ़ोन पर किसी को मैसेज टाइप किया, फिर फ़ोन वापस टेबल पर रखते हुए खुशी से बोला, आधे घंटे में तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे।
तब तक तुम यहीं कमरे में आराम करो, मुझे बाहर कुछ काम है, मैं आता हूँ। प्लीज़ कमरे से बाहर मत निकलना जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए, क्योंकि यह हमारा विला नहीं है। इतना कहकर अक्षत कमरे में बने एक अलमारी से अपने लिए एक टी शर्ट और लोअर पहनकर कमरे से बाहर निकल जाता है और खुशी हैरानी से अक्षत को देखती रह जाती है। खुशी के लिए यह जगह काफ़ी अनोखी और नई थी, लेकिन इस कमरे के बाहर क्या है उसे नहीं पता था। हालांकि यह कमरा भी बहुत शांत और अच्छा था, लेकिन ना जाने क्यों यहाँ से उसे नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। फिलहाल खुशी कुछ नहीं कह पाती और उन कपड़ों को देखते मुंह बनाते हुए वापस बिस्तर पर आराम करने लेट जाती है। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। लगभग 1 घंटे तक खुशी बिस्तर पर करवट बदलती रहती है, लेकिन उसे दोबारा नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर बेल रिंग होती है। रिंग की आवाज़ सुनकर खुशी मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलने जाती है, यह सोचकर कि वहाँ अक्षत होगा। तभी एक सर्वेंट खुशी को एक पैकेट देते हुए बताता है, बॉस ने आपके लिए यह पैकेट भेजा है। उस गार्ड को देखकर 1 मिनट के लिए खुशी झेप जाती है, क्योंकि उसने इस वक्त सिर्फ एक वाइट शर्ट पहन रखी थी और खुशी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ अक्षत के अलावा कोई और होगा। अपने सामने खुशी को देखकर वह गार्ड कुछ पल के लिए उसे निहारने लगता है, क्योंकि खुशी बहुत ही ज़्यादा सेक्सी और अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके दूध जैसा गोरा बदन साफ साफ उस शर्ट के बाहर झांक रहा था। हालांकि वह शर्ट ट्रांसपेरेंट नहीं थी, पर उसके उभार साफ नजर आ रहे थे। गार्ड खुशी को निहार ही रहा था। तभी अगले ही पल जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वह अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। खुशी भी जल्दी से खुद को अपने हाथों से कवर करने की नाकाम कोशिश करते हुए वह पैकेट झटके से ले लेती है और गार्ड के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देती है। दरवाज़ा बंद करते ही खुशी अपने सीने पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है, क्योंकि इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और बुरा लग रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने कोई गलती की है। किसी तरह खुशी अपने आप को संभाल कर उस पैकेट को देखती है और उसमें से कपड़े निकालकर पहन लेती है। उस पैकेट में एक वाइट कलर की लॉन्ग कुर्ती और येलो कलर की लेगिंग थी। इसके साथ ही खुशी के पर्सनल कपड़े थे। खुशी उस पैकेट को लेकर बाथरूम में जाकर चेंज कर लेती है, फिर बाहर आकर वापस बेड पर बैठते हुए अपने आप में परेशान होते हुए कहती है, यह कौन सी जगह है? अक्षु ने यह क्यों कहा कि जब तक बुलाया ना जाए मैं बाहर ना निकलूं? आखिर रातों रात मुझे यहाँ लाने का क्या कारण है? खुशी अपने आप में ही कुछ सवालों के घिरी हुई थी। फिलहाल उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वह उठकर बालकनी साइड चली गई। खुशी की नज़र जैसे ही बालकनी साइड से बाहर पड़ी, उसका चेहरा खिल गया, क्योंकि इस घर के चारों तरफ जंगल था जो बहुत ही सुहाना मौसम दे रहा था। यह जंगल बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आ रहा था। यहाँ आकर खुशी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह नेचर के करीब है। खुशी अभी मुस्कुराते हुए अपना चेहरा घुमाकर इधर उधर देख ही रही थी, तभी उसकी नज़र कुछ ऐसी चीज़ों पर पड़ी जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बाहर आ गई और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल। खुशी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद खुशी ने किसी तरह खुद को संभालते हुए कमरे के बाहर दौड़ लगा दी। वह जल्दी से सीढ़ी के रास्ते होते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर से होते हुए बाहर गार्डन में आई, जहाँ एक बड़ा सा मैदान था। इस वक्त खुशी काफ़ी डरी और सहमी सी थी। उसके माथे से पसीना टप टप बह रहा था। वह डर के मारे कांप रही थी। उसकी नज़रों के ठीक सामने अक्षत एक बड़े से किंग साइज सोफे पर एक पैर पर पैर चढ़ाकर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। इस वक्त उसके एक हाथ में एक सिगार था जिसमें से धुआं निकल रहा था। इसके साथ ही उसका ऑरा बहुत खतरनाक नज़र आ रहा था। खुशी अभी अक्षत को देख ही रही थी, तभी उसके कानों में किसी के दर्द से जोरदार चिल्लाने और तड़पने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर खुशी की नज़र अक्षत से हटकर सामने दर्द से तड़पे हुए इंसान पर पड़ी। खुशी देखती है उसके ठीक सामने एक इंसान को बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। खुशी ध्यान देती है, यह वही गार्ड है जो थोड़ी देर पहले उसके लिए कपड़े लेकर आया था। खुशी के सामने इस वक्त उस गार्ड को कील से बनी हुई कुर्सी पर बैठाया गया था, जिसके कारण वह कील धीरे धीरे उसके शरीर में धंसे जा रहे थे और वह इंसान हर पल दर्द से चीख रहा था। यह नज़ारा बहुत ही भयंकर था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस इंसान को कुर्सी पर बांधा भी नहीं गया था, लेकिन लाख दर्द में होने के बाद भी वह वहाँ से उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह इस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर था, क्योंकि कोई डर था जब वह उस कुर्सी से उठने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। इस वक्त उसकी हालत यह थी कि उसकी आंखों से आंसू खून बनकर निकल रहे थे। खुशी उसे दर्द से तड़पता हुआ देखकर बेचैन हो उठी।
यह नज़ारा उसके लिए सचमुच एक सदमे से कम नहीं था। लेकिन वह देखती है, अक्षत अपने चेहरे पर एक ईविल स्माइल लेकर उस इंसान को तड़पते हुए देख रहा है और अगले ही पल वह खुशी को देखकर अपनी बाहें फैलाकर उसे अपने पास आने का इशारा देता है। लेकिन खुशी आज पहली बार उसके इस डरावने रूप को देख रही थी। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी अक्षत के करीब जाने की। तभी खुशी ने देखा कुछ गार्ड 2 लोगों के गले में कुत्ते का पट्टा पहनाकर उसे अपने साथ लेकर आ रहे हैं। हैरानी वाली बात यह थी कि वह दोनों लोग घुटनों के बल एक कुत्ते की तरह चल रहे थे। उनके घुटनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें टॉर्चर करके उनके घुटनों को तोड़ दिया गया है और अब वह चाहकर भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। खुशी डर के मारे उन लोगों के चेहरे को देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि इनमें से एक वह इंसान है जिसने सार्थक खुराना के कहने पर खुशी को किडनैप किया था और उसे कार में थप्पड़ मारा था, और दूसरा इंसान वह है जिसने आदर्श खुराना के कहने पर उसे किडनैप किया था। हालांकि इस बारे में खुशी को नहीं पता था कि आदर्श खुराना ने उसे किडनैप कराया था। वह सिर्फ इतना जानती थी कि इस इंसान ने भी खुशी को थप्पड़ मारा है। खुशी यह देखकर हैरान थी कि आखिर अक्षत ने उन्हें इस तरह कुत्तों की तरह बनाकर क्यों रखा है। खुशी अभी हैरान और डर से उन लोगों को देख ही रही थी। तभी अक्षत की कर्कश आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, वेलकम टू हेल माय क्वीन। यह शब्द सुनते ही खुशी अपने होश में आती है और अपना चेहरा डरते हुए अक्षत की तरफ घुमाती है तो वह देखती है अक्षत किसी साइको की तरह अपनी गर्दन टेढ़ी करके अपने चेहरे पर ईविल स्माइल लेकर खुशी को ही देख रहा है। खुशी उसे देखकर डर से कांपने लगती है। इस वक्त वो उसे वह इंसान नहीं लग रहा था जिस इंसान के करीब वह जाना चाहती थी, बल्कि यह तो कोई और ही था। अक्षत भी खुशी के चेहरे के डर को अच्छे से पहचान रहा था। एक बार फिर अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लेकर खुशी को अपने तरफ आने का इशारा करते हुए बोला, कम ऑन माई क्वीन, डोंट इग्नोर माई वर्ड्स, कम हेयर क्लोज टू मी अदरवाइज। अक्षत की सनकी बातें सुनकर खुशी डरते हुए अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, नहीं, तुम मेरे अक्सू नहीं, तुम राक्षस हो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी। खुशी के चेहरे को डर को देखकर अक्षत अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए हुए बोला, कम ऑन जान, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा यह रूप मेरे दुश्मनों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए तो मैं अब भी तुम्हारा अक्सू हूँ। कम ऑन जान, अब देर मत करो, मेरे करीब आओ। तुम्हें अपनी बाहों में लेने के लिए मेरा दिल मचल रहा है। जल्दी आओ और मेरे लैप पर बैठो। कहते हुए अक्षत अपने लैप की तरफ इशारा करता है। यह देखकर खुशी डरते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं आऊँगी। तुम सबको टॉर्चर करते हो, मुझे भी करोगे। मुझे नहीं आना तुम्हारे पास। तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम बहुत बुरे हो। कहते हुए खुशी की आंखें नम हो जाती हैं। आंसू लुढ़ककर उसकी आंखों से गले पर बहने लगती हैं। नहीं जान, तुम गलत समझ रही हो। इन्होंने गलती की है, इसलिए इन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। इस गार्ड ने तुम्हें नज़र उठाकर देखने की कोशिश की, इसीलिए उसकी आंखें निकाली जाएंगी, लेकिन उससे पहले इसे तड़पना होगा, जैसे मुझे तकलीफ़ हुई थी तुम पर किसी और की नज़र पड़ते हुए देखकर। और इन दोनों ने तुम्हें थप्पड़ मारने की गलती की है। मैं तो इन्हें ज़िंदगी भर कुत्ता बनाकर रखना चाहता था, लेकिन तुम ही ने मुझसे विश की थी कि तुम इन दोनों को थप्पड़ मारना चाहती हो। तो बस आओ और अपनी विश पूरी करो जान, थप्पड़ मारो इन्हें जान। खुशी अक्षत की बातें सुनकर डरते हुए पीछे हटते हुए बोली, नहीं, मुझे नहीं मारना किसी को थप्पड़। प्लीज़ उन्हें जाने दो, प्लीज़ उन्हें टॉर्चर मत करो। मैं नहीं देख सकती किसी को तड़पते हुए, प्लीज़ छोड़ दो उन्हें। ऐसे कैसे जाने दो जान, उन्होंने गलती की है, तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने की गलती, तुम्हें अपने गंदे हाथों से और आंखों से छूने की गलती। इन्हें तो इनकी सज़ा मिलकर रहेगी जान। कहते हुए अक्षत सोफे से उठकर खुशी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। यह देखकर खुशी अपने कदम तेज़ी से पीछे लेते हुए कांपते हुए बोली, तुम इंसान नहीं हो, तुम हैवान हो, तुम मेरे अक्सू नहीं हो, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगी। तुम वह नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। यू आर ए ब्लडी हर्टलेस मॉन्स्टर। कहकर खुशी चिल्लाते हुए रोते हुए वहाँ से अक्षत की अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगती है। खुशी का यह रिएक्शन देखकर अक्षत को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वह जानता था आज उसने अपना जो चेहरा दिखाया है वह देखकर खुशी का यही रिएक्शन होने वाला था। खुशी को अपने से दूर भागते हुए देखकर अक्षत के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे। वह गुस्से से चिल्लाते हुए खुशी को आवाज़ देते हुए बोला, रुक जाओ जान, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती।
मैंने अपना यह रूप दिखाने के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को तैयार किया था ताकि तुम मेरी सच्चाई से ना भागो, और अब तुम मेरी सच्चाई जानकर मुझसे दूर नहीं भाग सकती। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जान वापस आओ। कहते हुए अक्षत जोर से चिल्लाया। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि पूरे जंगल में गूंज गई, लेकिन खुशी उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। वह जंगल के अंदर और अंदर भागती जा रही थी। इस वक्त खुशी जितना डर से कांप रही थी, उतना ही बड़ा सदमा उसे लगा था। उसकी आंखों से बेतहासा आंसू बह रहे थे। वह जंगल के अंदर भागते हुए खुद से बोली, तुम राक्षस हो, तुम सचमुच राक्षस हो। मैं एक राक्षस से प्यार कैसे कर सकती हूँ जिसके अंदर दिल ही नहीं है, जो लोगों की जान इतनी आसानी से ले लेता है। नहीं, मुझे नहीं आना तुम्हारे पास। कहते हुए खुशी जंगल के और भीतर तक भागती जा रही थी। उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता था, बस उसके कदमों से जहाँ ले जा रहे थे वहीं जा रही थी। इधर दूसरी तरफ अक्षत गुस्से से उन तीनों की सजा डिक्लेयर कर देता है। अक्षत का ऑर्डर पाते ही उस गार्ड की आंखें निकाल ली जाती हैं, जिस कारण वह वहीं तड़फ कर मर जाता है, और बाकी दोनों को जंगली कुत्तों के सामने फेंकने का ऑर्डर दे देता है। अपनी सजा सुनकर वह दोनों अक्षत के सामने दया की भीख मांगने लगते हैं और अपनी जान की सलामती की दुआ कर रहे थे, लेकिन वह नहीं जानते थे इस वक्त उनके सामने जो इंसान खड़ा है वह इंसान नहीं है, हैवान है, जिसके सीने में दिल नहीं है। अक्षत अब तक गुस्से से उसी रास्ते को देख रहा था जिस रास्ते से खुशी भाग कर गई थी। इस वक्त अक्षत की आंखों का रंग चेंज होने लगा था। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई थी, चेहरा हद से ज़्यादा डार्क हो गया था। तभी एक गार्ड अक्षत के सामने सर झुकाते हुए बोला, किंग, जंगल में हमारे सभी डेविल आर्मी खुले घूम रहे हैं। जैक और जैकी भी शिकार पर निकले हैं। हमें जल्द से जल्द निकलना होगा अगर उन्हें क्वीन को कुछ। यह सुनकर अक्षत एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ जंगल को देखते हुए बोला, वह मेरी क्वीन है, उसे कुछ नहीं होगा। गार्ड को कहो डेविल आर्मी पर नज़र रखें। इतना कहकर अक्षत जंगल की तरफ निकल जाता है। अक्षत के साथ बहुत सारे गार्ड भी खुशी को ढूंढने जंगल की तरफ निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ खुशी जंगल का रास्ता भटक चुकी थी। वह जितना दौड़ रही थी, यह रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ना जाने कितने घंटे खुशी लगातार दौड़ रही थी। रह रहकर उसकी आंखों के सामने अक्षत का खतरनाक चेहरा आ रहा था। आज पहली बार उसे उस इंसान से इतना डर लग रहा था जिसे उसने दिलो जान से चाहा है। यह याद कर उसके खुशी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दौड़ते दौड़ते अचानक खुशी एक जगह रुकती है और घुटनों पर हाथ रखकर झुककर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। लगातार दौड़ने के कारण उसे काफ़ी थकान हो चुकी थी। हाथों, पैरों और जिस्म पर जगह जगह खरोंच लगी थी, लेकिन वह सीने पर हाथ रखकर बार बार पीछे की तरफ देख रही थी, कहीं अक्षत ना आ जाए। कुछ पल के बाद खुशी रोते हुए आसमान की तरफ देखते हुए राम जी को याद करते हुए बोली, क्यों राम जी, क्यों क्यों मुझे एक ऐसे इंसान से प्यार करवाया जो इंसान है ही नहीं, जिसके लिए दूसरों की ज़िंदगी सिर्फ एक खेल है। मुझे जल्द से यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि वह इंसान मुझ तक पहुँच जाए और मुझे भी जान से मार डाले। नहीं नहीं, मुझे उनकी पहुँच से दूर जाना होगा। इतना कहकर खुशी दोबारा से जंगल के अंदर दौड़ने लगती है। इधर दूसरी तरफ अक्षत भी जंगल में खुशी को चारों तरफ ढूंढ रहा था। उसके लिए ड्रोन लगा दिए गए थे जो पूरे जंगल को कैमरे में कैप्चर कर रहे थे। इस वक्त शाम के लगभग 4 बज रहे थे, लेकिन जंगली इलाका होने के कारण यहाँ अंधेरा बहुत जल्दी हो गया। सूरज की किरण अब धरती तक नहीं पहुँच रही थी, जिसके कारण यह देखकर ऐसा लग रहा था शाम के 7 बज रहे हैं। जंगल का रास्ता अब धुंधला होता जा रहा था, लेकिन खुशी पागल की तरह जंगल में भागे जा रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर वह किस तरफ जाए। उसका दिमाग लगभग काम करना बंद कर चुका था। जिंदगी खौफनाक तब हो जाती है जब आपको यह पता चलता है कि जिस इंसान की बाहों में आपने खुद को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस किया है, असल में आपको सबसे ज़्यादा खतरा तो उसी से था। कुछ यही हाल इस वक्त खुशी का था। खौफ उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था, और होता भी क्यों नहीं, उसने मौत से बदतर सज़ा मिलते लोगों को अपनी आंखों से देखी है, वह भी उस इंसान के हाथों जिसे वह अपना सब कुछ मान चुकी थी, जिसकी बाहों में वह खुद को सुरक्षित मान रही थी। यह जंगल लगभग 30 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था और काफ़ी बड़ा और भयंकर था। इसके साथ ही इसमें काफ़ी बड़े जंगली जानवर भी रहते थे जो अक्षत के डेविल आर्मी के थे, जो हद से ज़्यादा खतरनाक और खूंखार थे। अक्षत के सिर्फ एक इशारे पर हड्डियां तक चबा जाते थे।
इन जानवरों में जैक और जैकी नाम के 2 टाइगर कपल थे, 15 भेड़िए, 4 पैंथर, 18 जंगली कुत्ते और भी ना जाने कितने ही खतरनाक जानवर। लेकिन खुशी को इस बात की जानकारी नहीं थी। वह तो बस अक्षत के चुंगल से बचने के लिए जंगल के भीतर भागती जा रही थी और अक्षत पागलों की तरह खुशी को पूरे जंगल में ढूंढ रहा था। अक्षत रह रह कर सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, तुम्हें आज मुझे अपनाना होगा जान, जैसा मैं हूँ। तुम्हें मेरी सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। आज तुम मेरा पूरा सच जान जाओगी, क्योंकि अब तुम मेरी ज़िंदगी बन चुकी हो और मैं अपनी ज़िंदगी से झूठ नहीं बोल सकता। मैं दोहरी ज़िंदगी नहीं जी सकता। मैं जैसा हूँ तुम्हें मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मेरा अतीत जानना होगा जान, भले ही इसके लिए तुम मुझसे नफरत ही क्यों ना करो। इधर दूसरी तरफ खुशी जंगल में भाग ही रही थी। तभी अचानक उसके सामने 2 शेर आ चुके थे, जिन्हें देखकर खुशी अपनी ही जगह पर जम चुकी थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे और चेहरे पर पसीना आने लगा था। वह दोनों शेर खुशी को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगे और खुशी उन्हें देखकर डर के मारे अपने पैर धीरे धीरे पीछे कर रही थी। अचानक देखते ही देखते खुशी ने वहां से उल्टे पैर दौड़ना शुरू कर दिया। खुशी को दौड़ते हुए देखकर वह दोनों शेर भी खुशी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब खुशी आगे आगे और वह दोनों खुशी के पीछे पीछे। लेकिन खुशी पहले ही काफ़ी थकी हुई थी, ऊपर से वह इंसान है, जानवरों की स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकती थी। तभी खुशी देखती है उसके आगे ना जाने कितने ही भेड़िए और जंगली कुत्ते खड़े हैं। उन्हें देखकर तो खुशी जैसे बेहोश होने ही वाली थी। अब उसके मन में यह सोच लिया था कि वह गई काम से। खुशी की स्पीड स्लो हो गई, उसके पैरों ने जवाब दे दिया। तभी अगले ही पल उनमें से एक शेर ने रास्ता बदलकर खुशी को आगे से घेर लिया और अपनी सही पोजीशन लेते हुए खुशी के ऊपर हमला कर दिया। एक जोरदार चीख के साथ खुशी जमीन पर गिर गई और उसने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ किसी की मजबूत बाहों ने उसे अपनी आगोश में ले रखा है। खुशी ने जैसे ही अपनी आंखें खोल कर देखी, वह हैरान रह गई, क्योंकि उसके ठीक ऊपर अक्षत था और शेर अक्षत की पीठ पर। अब उनकी पोजीशन कुछ इस तरह थी कि खुशी नीचे ज़मीन पर थी और अक्षत शेर और उसके बीच दीवार बनकर लेटा हुआ था। अक्षत ने पूरी तरह से खुशी को अपने से कवर कर रखा था। यह देखकर खुशी हैरान थी। खुशी ने ध्यान दिया, शेर का हमला अक्षत के कंधे और पीठ पर हो चुका है, जिसके कारण उसकी पीठ और कंधे से खून बह रहा है। लेकिन अगले ही पल शेर अक्षत से अलग हो गया। खुशी ने डर के मारे फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और कांपते हुए शब्दों में अक्षत से कहा, अक्षु, आप जाओ यहाँ से, वह शेर आपको मार देगा। यह शब्द सुनते ही अक्षत की आंखें चमक उठी, क्योंकि यह वही शब्द है जिसे सुनने के लिए वह थोड़ी देर पहले तरस रहा था। यह जानकर कि खुशी उससे अब नफरत करती है, उसका कलेजा फटा जा रहा था। अक्षत ने देखा खुशी डर के मारे कांप रही है। उसने खुशी को शांत कराते हुए कहा, रिलैक्स जान, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, मैं हूँ ना। खुशी ने कांपते हुए अक्षत को जोर से हक कर लिया और उसके गले लगते हुए रोते हुए बोली, नहीं नहीं, वह शेर है, वह हमें मार देगा, अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। अक्षत और खुशी अभी उसी पोजीशन में ज़मीन पर लेटे हुए थे। अक्षत खुशी के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को प्यार से उसके कानों के पीछे करते हुए बोला, जान, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। मेरे रहते तुम्हें एक खरोच भी नहीं आ सकती। चलो उठो और देखो, वह हमें कुछ नहीं करेंगे। कहते हुए अक्षत खुशी को उठने में मदद करता है। खुशी डरते हुए किसी तरह खुद को संभाल कर उठकर खड़ी होती है। अक्षत भी सीधा खड़ा होकर उन दोनों शेरों को घूर कर देखते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, हाउ डेयर यू टच माई क्वीन। जैकी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, तो फिर तुम दोनों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? चलो सॉरी बोलो क्वीन को। अक्षत का खतरनाक ओरा देखकर वह दोनों शेर किसी भीगी बिल्ली की तरह पंजों के बल बैठ जाते हैं और बिल्कुल किसी अच्छे बच्चे की तरह खुशी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं। जैक खुशी के पैरों को चाटने लगा। यह देखकर खुशी डर के मारे कांपने लगी और जल्दी से कूदकर अक्षत को हक कर ली। शेर जी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, बचाओ बचाओ शेर। खुशी उछलकर अक्षत की कमर पर अपने पैरों को लपेटकर अपने हाथों को अक्षत की गर्दन में लपेट चुकी थी। अक्षु, यह शेर मुझे आज खा जाएंगे, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। हे शेरा वाली माता, मुझे अपने शेरों से बचाओ। खुशी इस वक्त अक्षत की गोद में किसी छोटे बच्चे की तरह लटकी हुई थी। खुशी को अपने इतने करीब देखकर अक्षत को सुकून महसूस हो रहा था,
लेकिन वह जानता था खुशी इस वक्त बहुत डरी हुई है। अक्षत ने खुशी को कंफर्ट फील कराने के लिए उसके बालों में अपने हाथ सहलाते हुए बोला, रिलैक्स जान, वह कुछ नहीं करेंगे, वह मेरे पालतू शेर हैं। पालतू? वह कोई कुत्ता नहीं है, वह शेर है। पालतू कैसे हो सकते हैं? और हाँ, अगर होंगे भी तो आपको ज़रूर पहचानते होंगे, क्योंकि आप उनकी बिरादरी के हो, दोनों के दोनों राक्षस। लेकिन मुझे तो नहीं पहचानते ना, मुझे तो खा जाएंगे। कहते हुए खुशी कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। खुशी के मुंह से बार बार अपने लिए राक्षस और मॉन्स्टर सुनकर अब अक्षत को बुरा लगने लगा था, लेकिन वह अब अपनी फीलिंग को कंट्रोल करते हुए बोला, जान, वह तुम्हें भी कुछ नहीं करेंगे जब तक तुम मेरे पास हो। वह तुम्हारी फ्रेगरेंस को पहचानते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही उन्हें तुम्हारी फ्रेगरेंस का एहसास करा दिया था। अब वह तुम्हारे लिए भी उतना ही वफादार है जितने मेरे लिए हैं। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, वह तुम्हारे पैरों में गिरकर अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं, उन्हें माफ़ कर दो। अक्षत की बात सुनकर खुशी ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखी। वह दोनों शेर सचमुच ज़मीन पर पंजों के बल बैठकर खुशी से माफ़ी मांग रहे थे। यह देखकर अब खुशी को थोड़ा थोड़ा अक्षत की बातों पर विश्वास हो रहा था। तभी खुशी को महसूस होता है अक्षत के पीठ पर कुछ गीला गीला है। खुशी जैसे ही अपने हाथों को टच करती है, वह देखती है वहाँ खून है। इसका मतलब शेर के हमले से अक्षत घायल हो चुका है। यह देखकर खुशी डरते हुए बोली, अक्षु, आपको तो चोट लगी है। तुमसे दूर जाने के दर्द से बड़ा दर्द नहीं है यह जान। तुम मेरे करीब हो तो सब ठीक है। अक्षत ने खुशी की आंखों में देखते हुए बड़े ही इमोशन के साथ यह बात कही थी। तभी खुशी को होश आया वह क्या कह रही है और क्या कर रही है। अक्षत से बचने के लिए ही तो वह इस जंगल में भागी थी। अचानक उसे अक्षत की हैवानियत याद आती है और वह जल्दी से अक्षत की बाहों से कूदते हुए 2 कदम पीछे हो जाती है। अक्षत उसके इस एक्शन से हैरान था। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, खुशी अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, आपने बिल्कुल सही कहा। हैवान को जानवरों से कैसा डर? दोनों तो एक ही बिरादरी के हो। वह जानवर है, शिकार करता है अपना पेट भरने के लिए, लेकिन आप तो अपने शौक के लिए लोगों को मारते हो। दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं तो खामखा डर रही थी। अगर उन दोनों शेरों के पंजों से मारी जाती तो कम से कम उनका पेट भरने के काम तो आती, लेकिन आप तो मुझे तिल तिल कर मारना चाहते हो। मुझे नहीं आना आपके पास, नहीं आना। मैंने एक हैवान से कैसे प्यार कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा प्यार हैवान है। नहीं जान, मैं हैवान नहीं हूँ। इसके पीछे एक कारण है। तुम मेरी बात तो सुनो। मैं हैवान क्यों बना वह तो समझो। मैं तुम्हें आज अपनी सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दोहरी जिंदगी नहीं जीना चाहता। कहते हुए अक्षत जैसे ही एक कदम खुशी की तरफ बढ़ाता है, खुशी अपने 4 कदम पीछे लेते हुए बोली, खबरदार जो मेरे करीब आए, मैं अपनी जान दे दूंगी। आपकी कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आप लोगों को तिल तिल कर मारें, उन्हें तड़फाएं, उनकी जान ले। खुशी की बात सुनकर अक्षत की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसके हाथों और माथे की नसें उभर आई। आंखों का रंग अचानक बदलने लगा। उसके सर में दर्द होने लगा। आखिर खुशी ने यह कैसे कह दिया कि वह अपनी जान ले लेगी? अक्षत ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, शट अप, खबरदार जो एक शब्द और कहा। प्यार से समझाता हूँ, समझ नहीं आता तुम्हें? तुम चाहे मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन मुझसे दूर नहीं जा सकती। कैंप लगाओ, रेड जोन, डेविल आर्मी पोजीशन। अक्षत के इन 3 शब्दों ने वहां खड़े सभी गार्डों की जान सुखा दी थी। सभी वहां से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। सभी गार्ड को वहां से भागते हुए देखकर खुशी भी डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करने लगी। तभी उसके कानों में एक गाना गुनगुनाने की आवाज़ पड़ी, बेतहासा दिल ने तुझको ही चाहा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है। इस गाने को सुनकर खुशी ने धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़कर अक्षत की तरफ देखा। इस वक्त अक्षत की आंखों में एक दर्द भरा इमोशन था। वह अपनी नम आंखों से खुशी को देखते हुए यह गाना गा रहा था। अक्षत धीरे से अपने कदम खुशी की तरफ बढ़ाते हुए अपने हाथों को हवा में लहराते हुए गाना गाता है। खुशी लगातार उसके चेहरे को देख रही थी। वह अपनी जैकेट उतारकर खुशी के कंधे पर ओढ़ा देता है, क्योंकि रात होने के कारण जंगल में ठंडी हवाएं चल रही थी। फिर वह खुशी के हाथ को पकड़कर उसे गोल घुमा देता है। अपने हाथ को हवा में लहराते हुए अपनी पीठ खुशी की तरफ करते हुए पूरी ही इमोशन और फीलिंग के साथ आगे का गाना गाता है। अक्षत अपनी आंखों में नमी लिए इतने इमोशन के साथ इस गाने को गा रहा था कि खुशी खुद को रोक नहीं पाई।
इस वक्त अक्षत की पीठ खुशी की तरफ थी, लेकिन खुशी जानती थी अक्षत रो रहा है। उसके गाने में एक दर्द था, एक तड़फ थी। खुशी दौड़ते हुए जाकर अक्षत के पीछे से बहुत ही रोमांटिक तरीके से हक कर लेती है। यह महसूस होते ही अक्षत के दिल में एक सुकून आता है। वह खुशी हाथों पर अपने हाथ रख देता है और यूं ही कुछ देर वह दोनों इस पोजीशन में रहते हैं। फिर वह पीछे की तरफ घूमता है तो खुशी की आंखों में आंसू देखता है। अक्षत अपने हाथ बढ़ाकर खुशी की आंखों के आंसू पोंछता है। खुशी भी अपने हाथों से अक्षत के आंसुओं को पोंछती है। फिर खुशी अक्षत की आंखों पर बारी बारी किस करती है और रोते हुए कहती है, मैं भी आपके बिना जी नहीं सकती, मर जाऊंगी मैं आपके बिना। आई लव यू अक्षु। कहते हुए खुशी उसे फिर से किस करने लगती है। यह किस अक्षत के लिए एक सुकून था। वह अपनी आंखें बंद कर इस किस को फील करने लगा था। इस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मरते मरते उसे जिंदगी मिल गई। वह खुशी को यूं ही किस में उसका साथ देते हुए अपनी गोद में उठा लेता है और अपने कदम कैंप की तरफ बढ़ा देता है। दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे थे, जैसे एक दूसरे को खुद में समा लेना चाहते हों। थोड़ी ही दूरी पर एक कैंप लगाया गया था। अक्षत के कहे अनुसार गार्ड ने कैंप और आग का इंतजाम कर दिया था, लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि वहां दूर दूर तक कोई गार्ड नहीं था, क्योंकि अक्षत के कमांड का यही मतलब था, रेड जोन यानी कोई भी दूर दूर तक ना दिखे। डेविल आर्मी पोजीशन यानी सभी जंगली जानवर और दोनों की रक्षा करेंगे। अब उस इलाके में खुशी और अक्षत अकेले थे। अक्षत खुशी को आग के पास बैठाते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जान, मुझे छोड़कर मत जाना। जी नहीं सकता मैं तुम्हारे बिना, पागल हो जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ अक्षु। मैं डर गई थी उस वक्त, लेकिन अब जिंदगी मिले चाहे मौत, मुझे आपके साथ ही रहना है। आई लव यू अक्षु। मैं तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ जान। मैं कैसे ब्लैक डेविल बना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी सच्चाई तुम्हें बताने का फैसला किया। मैं जानता था सच्चाई जानने के बाद तुम मुझसे नफरत करोगी, लेकिन मैंने यह रिस्क लिया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ दोहरी जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैं सुनूंगी अक्षु, मैं सब सुनूंगी, आपकी हर बात। अक्षत उस आग को देखते हुए खुशी के बालों में अपनी उंगलियों से सहलाते हुए बोला, जान इन सब की शुरुआत तब हुई जब मैं सिर्फ 12 साल का था। मैं और विवान खन्ना बचपन के दोस्त थे, क्योंकि हम दोनों की फैमिली बिजनेस पार्टनर थी। हम दोनों के मॉम और डैड आपस में फ्रेंड थे। हम दोनों की फैमिली बिल्कुल एक फैमिली की तरह घुल मिलकर हंसी मजाक किया करती थी। मेरी और विवान खन्ना की दोस्ती इतनी गहरी थी कि हम दोनों बिल्कुल राम लखन की तरह लगते थे। हर प्रॉब्लम में हम दोनों एक दूसरे के लिए सहारा बनते थे। हम दोनों अम्यूजमेंट पार्क जाकर खेला करते थे। कभी कभी हमारे साथ आंटी भी आया करती थी। वहीं हमारी मुलाकात एक 7 साल की लड़की से हुई, जो हमारी तरह ही बहुत ही हंसमुख और चंचल थी। अपनी मम्मी के साथ वह भी अक्सर अम्यूजमेंट पार्क आया करती थी। शुरू में मुझे वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं विवान खन्ना को किसी के साथ नहीं बांटना चाहता था। लेकिन विवान उस लड़की से दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि उसे उसका हंसना खिलखिलाना अच्छा लगता था। विवान की खुशी के लिए मैंने भी उस लड़की से दोस्ती कर ली। फिर हम तीनों मिलकर अक्सर अम्यूजमेंट पार्क में खेला करते थे। उस लड़की के साथ रहकर मैंने भी जीना सीख लिया था, हंसना और खेलना सीख लिया था। लेकिन उस लड़की की एक ही बात मुझे हमेशा इरिटेट करती थी कि वह हर वक्त मस्ती के मूड में रहती थी, बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी और हमेशा वह मेरे पीछे पड़ी रहती थी और मुझे प्यार से गोपू कहा करती थी, क्योंकि मैं हमेशा उसके साथ रूड बिहेव करता था। लेकिन विवान को वह प्यार से वीवू कहती थी। विवान के लिए वह बहुत स्पेशल थी, क्योंकि उसने उसके मुश्किल वक्त में भी उसका सपोर्ट किया था, जबकि मैं उससे थोड़ा बहुत ही मतलब रखना चाहता था, क्योंकि मैं किसी से भी दोस्ती नहीं करना चाहता था सिवाय विवान के। लेकिन 2 साल बाद अचानक वह लड़की बिना किसी को कुछ बताए हमेशा के लिए कहीं चली गई। उसके जाने के कारण विवान बहुत परेशान हो गया। वह उसे ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढने लगा। सच तो यह था, उस लड़की के जाने से मैं भी खुश नहीं था। मुझे भी उसके जाने से प्रॉब्लम हुई। हाँ, थोड़ा बहुत चिपकू थी, लेकिन फिर भी हमारी दोस्त थी, तो मुझे भी उसके जाने से बुरा लगा। लेकिन जैसा कि आम तौर पर बच्चे करते हैं, मैंने भी खुद को जल्दी रिकवर कर लिया। लेकिन विवान उसकी यादों से खुद को रिकवर नहीं कर पाया। मैंने भी उसकी खुशी के लिए उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। लगभग 3 महीने बाद हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए पलट गई। कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण मेरी और विवान खन्ना की दोस्ती नफरत में बदल गई।
यह सुनकर खुशी अक्षत की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा क्या हुआ अक्षु, जो आप लोगों की इतनी गहरी दोस्ती एक झटके में टूट गई? अक्षत ने आग को देखते हुए बताया, हमारी दोस्ती में एक चिंगारी पड़ गई, धोखे की चिंगारी, बेवफाई की चिंगारी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन मेरे पापा शराब पीकर घर आए और उन्होंने मेरी मोम को बहुत मारा। मोम डैड एक दूसरे से पहले बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि वह दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। मैं बच्चा था, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस रोज रोज घर के लड़ाई और झगड़े देखा करता था। मैं उन दोनों को रोकना चाहता था, लेकिन बच्चा होने के कारण मैं हमेशा डर जाया करता था। धीरे धीरे पापा कुछ ऐसे लोगों के साथ रहने लगे जो इनलीगल काम करते थे। धीरे धीरे मेरे पापा बिल्कुल कोल्ड हार्टेड बन गए। उन्हें किसी से भी कोई मतलब नहीं था। जिस पापा से पहले मैं बहुत प्यार करता था, अचानक मुझे उनसे डर लगने लगा था। अब कभी कभी पापा गुस्से में आकर मम्मी के साथ मुझे भी मारा करते थे। मेरे साथ मेरा दुख सुख बांटने के लिए विवान खन्ना के अलावा कोई और नहीं था। लेकिन एक दिन हमें पता चला उसकी मोम का ब्रेन कैंसर था। उन्होंने यह बात अपने घर में सबसे छुपाई थी। कैंसर की लास्ट स्टेज पर हमें पता चला था। अब विवान खन्ना भी टूटकर बिखर चुका था। पापा का शक हर दिन बढ़ता गया और अब हाथ उठाने तक की नौबत आ गई। शराब और नशे के कारण पापा का बिजनेस लॉस में जाने लगा। उन्होंने माफियाओं से लोन लिया और धीरे धीरे उनकी काली दुनिया में बसते चले गए। अब पापा के हाथों में पावर और पैसा लग चुका था। फिर वह मेरे नॉर्मल पापा ना रहकर एक जानवर बन गए, जिनके लिए पावर ही सब कुछ है। उन्होंने मम्मी पर ध्यान देना बंद कर दिया और मम्मी और नीरज अंकल का फिर से अफेयर शुरू हो गया। आंटी को पहले ही कैंसर था। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने जीने की आस छोड़ दी। विवान को पता चला उसके डैड और मेरी मोम के नाजायज संबंध है, जिसके कारण उसकी मोम के अंदर जीने की चाहत खत्म हो गई और उन्होंने अपनी बीमारी का सही से इलाज नहीं कराया। उन्होंने ऐन मौके पर अपनी दवाइयाँ और ट्रीटमेंट बंद करा दिया था। इस बारे में मुझे भी बाद में पता चला। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मोम ने हॉस्पिटल में ही दर्द से तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। सबसे बड़े दुख की बात यह थी कि उस वक्त उसके आसपास उसके सपोर्ट के लिए कोई नहीं था। उसके डैड एक बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर थे। जब मुझे इस बारे में पता चला, मैं उनके फ्यूनरल पर गया, लेकिन विवान उस वक्त बहुत गुस्से में था। उसने मुझे धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया और अपने बाप और मेरी माँ के बारे में सारी सच्चाई मुझे बता दी। लेकिन एक बेटा होने के नाते मैं अपनी माँ के खिलाफ ऐसा कैसे सुन सकता था। मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा था। मेरी और विवान की हाथापाई हो गई और उसी वक्त हमारी दोस्ती टूट गई। विवान से दोस्ती टूटने के बाद मैं टूटकर बिखर चुका था। हर रोज घर में क्लेश देखना और बाहर दोस्तों से नफरत में बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसीलिए मैं अपनी हायर स्टडीज के लिए 16 साल की उम्र में यूएस चला गया। लगभग 6 साल बाद मैं वापस आया, लेकिन उस वक्त भी हमारी लाइफ में कुछ नहीं बदला था। बस रिश्ते पहले से ज़्यादा बिगड़ गए। पापा माफिया वर्ल्ड में जा चुके थे। गैर कानूनी लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। वापस आने के बाद एक दिन मैंने अपनी माँ और विवान खन्ना के पापा नीरज खन्ना को बहुत बुरी कंडीशन में देखा था। यह सब मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं था। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी। अब जाकर मुझे पता चला था कि विवान ने जो कहा था सब सच था। इस बारे में जब मैंने अपनी माँ को ब्लेम किया तो उन्होंने मुझे बताया कि विवान खन्ना की मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा कॉलेज के दोस्त हैं। कॉलेज में ही मेरे पापा को मेरी मम्मी से प्यार हो गया था, लेकिन मेरी मम्मी नीरज खन्ना से प्यार करती थी। उन दोनों ने शादी के लिए अपनी फैमिली को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों की फैमिली नहीं मानी। मेरी मोम ने नीरज अंकल के साथ भागकर शादी करने की सोची थी, लेकिन इस बारे में मेरे पापा को पता चल गया और उन्होंने मेरे नानू से कहकर मेरी मम्मी से ज़बरदस्ती शादी कर ली थी, क्योंकि उस वक्त मेरे पापा की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी थी। नानू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लोगों की बातों के डर से उन्होंने मम्मी की शादी पापा से करवा दी। बिना मन की यह शादी उन दोनों ने अपनी अपनी तरफ से निभाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बेवफाई बीच में आ जाती थी। अपने दिल में किसी और को बसाकर किसी और से शादी करना आसान नहीं होता। शुरू में मम्मी ने इस शादी को निभाने की कोशिश की, लेकिन हर बार पापा का शक बीच में आ जाता था। अनजाने में नीरज अंकल और मेरे पापा के बीच में एक बिजनेस डील हो गई। उन लोगों को बाद में पता चला कि वह दोनों पार्टनर हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी दोनों को साथ में काम करना पड़ा और इस कारण हम लोगों की फैमिली में आना जाना होने लगा। पापा का शक हर दिन बढ़ता गया
और अब हाथ उठाने तक की नौबत आ गई। शराब और नशे के कारण पापा का बिजनेस लॉस में जाने लगा। उन्होंने माफियाओं से लोन लिया और धीरे धीरे उनकी काली दुनिया में बसते चले गए। अब पापा के हाथों में पावर और पैसा लग चुका था। फिर वह मेरे नॉर्मल पापा ना रहकर एक जानवर बन गए जिनके लिए पावर ही सब कुछ है। उन्होंने मम्मी पर ध्यान देना बंद कर दिया और मम्मी और नीरज अंकल का फिर से अफेयर शुरू हो गया। आंटी को पहले ही कैंसर था। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने जीने की आस छोड़ दी और कहीं ना कहीं विवान खन्ना इसका जिम्मेदार मुझे भी मानता है। वह सिर्फ मेरी फैमिली से ही नहीं, मुझसे भी नफरत करता था क्योंकि मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था। मैं हर सदमा बर्दाश्त करता रहा, बस यूं ही जीने की कोशिश करता था। अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ते लड़ते मेरे अंदर एक और पर्सनैलिटी ने जन्म ले लिया। जो गुस्सा मैं किसी पर नहीं दिखा सकता था वह अंदर ही अंदर ज्वालामुखी की तरह मेरे अंदर पनपने लगा। अपनी फैमिली को अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ देखता था और कुछ नहीं कर पाता था। मेरे साथ दुख बांटने वाला कोई नहीं था। एक दिन मेरे पापा बैंक करप्ट हो गए। उन्होंने किसी माफिया को धोखा देने की कोशिश की और उसने उनका बिजनेस चौपट कर दिया। डिप्रेशन में आकर पापा ने घर आकर गन निकालकर मम्मी और मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को कैसे मरने दे सकता था। सच तो यह था कि मेरे अंदर भी पापा को लेकर गुस्सा था। अगर वह गलत राहों पर ना चलते तो शायद मम्मी उन्हें कभी धोखा नहीं देती। अब मामला हाथ से बिगड़ चुका था। अपने पापा को रोकने के चक्कर में मेरी उनसे हाथापाई हो गई और गलती से मेरे हाथों से गन फायरिंग हो गई और मेरे ही हाथों मेरे पापा की मौत हो गई। मम्मी ने किसी तरह मामले को संभाल लिया, लेकिन मैं डिप्रेशन में चला गया। मैं इस बात को कभी दिल से निकाल ही नहीं पाया कि मेरे कारण मेरे पापा की डेथ हो गई। ऊपर से माफिया के लोग हर दिन आकर हमें परेशान करते थे। मम्मी ने नीरज अंकल से शादी कर ली, जिसके खिलाफ मैं और विवान खन्ना दोनों थे और उन दोनों ने किसी की बात नहीं सुनी। तब से लेकर आज तक मुझे शादी के नाम से नफरत है। शादी में लोग एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाते हैं, लेकिन उस वादे को भूल जाते हैं जिसके कारण उनकी फैमिली भी सफ़र करती है। मोम का फैसला मुझे कभी पसंद नहीं था। इस गुस्से में आकर मैं भी मम्मी से दूर रहने लगा, लेकिन डिप्रेशन में मैंने हार मान ली और खुद को ख़त्म करने की कोशिश की। मेरे अंदर का गुस्सा अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता था। कभी कभी वह इतना आगे बढ़ जाता था कि मैं खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता था। मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने की भी कोशिश की, डिप्रेशन से बाहर आने की भी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं अंदर ही अंदर दो इंसान बनकर रह गया। पहला अक्षर जिंदल, जो एक नॉर्मल इंसान है, लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं, अपनी ही ज़िंदगी में मस्त रहता है, किसी पर भरोसा नहीं करता, किसी को अपने करीब नहीं आने देता। और दूसरा ब्लैक डेविल, जिसका गुस्सा किसी को भी जलाकर राख कर सकता है, जिसके अंदर ताकत की कोई कमी नहीं, सिर्फ अपनी ही शर्तों पर जीता है और सामने वाले को मजबूर कर देता है अपने सामने झुकाने पर। यह किसी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरह नहीं था, बस मेरे गुस्से का वो रूप था जो बचपन से मेरे अंदर पनप रहा था और अभी बाहर नहीं निकल सका, जिसके कारण अब मैं जब भी गुस्सा होता था, सामने वाले को छोड़ो, अपने आप को नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता था। गुस्से में मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता था। अपने वजूद से लड़ते लड़ते यूं ही 1 साल गुजर गया और एक दिन मैंने ज़िंदगी से हार मान ली। 31 दिसंबर की रात, जब सारी दुनिया नए साल का जश्न मनाती है, मैं सुसाइड करने गया था। एक पुल पर बैठकर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था कि क्यों मैं कैसे ज़िंदगी जी रहा हूँ, जहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं है, जहाँ प्यार नहीं है, भरोसा नहीं है, कोई अपना कहलाने वाला नहीं है। कि तभी वहाँ एक एंजल आई, एक लड़की जिसने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया और दोबारा जीने के लिए इनकरेज किया। उस लड़की के समझाने के बाद मैंने अपनी लाइफ को दोबारा मौका देने की कोशिश की और अपना बिजनेस खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं था। मेरे पापा ने जो बुरे कर्म किए थे वह बार बार मेरे सामने आ रहे थे। थक हार कर मुझे भी उस काली दुनिया में कदम रखना पड़ा, क्योंकि मैं जान चुका था जिसके पास पावर है दुनिया उसके सामने सर झुकाती है। और उस काली दुनिया में मेरा सहारा बना मेरा गुस्सा, क्योंकि मेरे उस रूप में मैं जानवर बन जाता था। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता था। सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल जीरो हो जाती थी। बस इतना जानता था कि सामने वाले को अपने पैरों में गिराना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कोई सही राह दिखाने वाला नहीं था, इसीलिए मैं भी बहकता चला गया। उम्मीद के नाम पर बस दिल में एक ही तमन्ना थी, एक बार मैं उस लड़की से मिल लूं और मुझे इनकरेज करने के लिए उसका थैंक यू करता।
बस यही मेरी कहानी है जान। वक्त और हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। फैमिली का सपोर्ट नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। दोस्ती में नफरत, फैमिली में दगा। इसीलिए बस कदम जहाँ लेते गए मैं चलता गया। शुरू में मैं सिर्फ अपने बिजनेस के लिए माफिया वर्ल्ड में आया था, लेकिन धीरे धीरे अपने कदम यहाँ जमाना मेरी मजबूरी बन गई, वरना मुझसे ताकतवर इंसान मुझे दबाता। मेरे पापा जैसी मेरी हालत हो जाती, जो मुझे हरगिज मंजूर नहीं थी। बस ताकत की भूख ने मुझे जानवर बना दिया। लेकिन फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में तुम आई और मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। हर वक्त गुस्से में रहने वाला इंसान मुस्कुराने लगा। आंखों में खून लेकर घूमने वाले इंसान की आंखों में तुमने आंसू दिए। जो दिल से शैतान बन चुका था, उसको तुमने इंसान बनाया। जिसने कुछ भी खोने का डर अपने दिल से निकाल दिया था, उसे तुम्हें खोने का डर हर वक्त लगा रहता है। तुम्हारे आने के बाद मैंने रोना सीखा, हंसना सीखा, जिद करना सीखा और अपनी जिद को छोड़ना सीखा। तुम नहीं जानती जान, आज तुम्हें अपना असली रूप दिखाने के लिए और अपनी हकीकत बताने के लिए मैंने खुद को कितनी मुश्किल से तैयार किया था। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे सामने दोहरी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। मैं तुम्हें मैं बनकर प्यार करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे पूरी तरह से प्यार करो जैसे मैं करता हूँ। मुझे शादी पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं सचमुच तुमसे शादी करना चाहता हूँ ताकि मैं शादी पर भरोसा कर सकूँ। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और तुमसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं नहीं चाहता कल को हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी सच्चाई आए जो हमारे रिश्ते को कमज़ोर कर दे। अक्षत की बात सुनकर खुशी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, अक्षु, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और आपको आपका अतीत भुलाने में मदद करूंगी। अक्षत खुशी की आंखों में देखते हुए बोला, जान, विल यू मैरी मी? अक्षत की बात सुनकर खुशी कुछ पल के लिए उसकी आंखों में देखने लगी, फिर अपना गला फुलाकर पप्पी फेस बनाते हुए बोली, आपने मुझे कुछ जल्दी प्रपोज नहीं कर दिया? कल ही हमारी शादी है कोर्ट में और आप मुझे अब प्रपोज कर रहे हैं। आपने तो मुझे पापा और मेरे दोस्तों को बताने का भी टाइम नहीं दिया। खुशी की मासूमियत भरी बातें सुनकर अक्षत अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, कोर्ट मैरिज नहीं जान, धूमधाम से तुम्हारी ड्रीम वेडिंग, सिंदूर, मंगलसूत्र और 7 फेरों के साथ सभी रस्मों रिवाजों, तुम्हारी फैमिली और दोस्तों के सामने हल्ला मल्ला मचाकर पूरी दुनिया को बताकर कि तुम मेरी हो। इंडिया की सबसे बड़ी शादी, एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून, माफिया किंग, ब्लैक डेविल अक्षत जिंदल की जान हो तुम। तुम्हारे सपनों की तरह सफ़ेद घोड़ी पर बैठकर तुम्हें अपने साथ ले जाने आऊँगा। क्या तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना चाहोगी? क्या मेरे मकान को मेरा घर बनाओगी? आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, अपनी जान से ज़्यादा सलामत रखूँगा। बोलो जान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अक्षत की बात सुनकर खुशी एक पल के लिए उसे देखती ही रह गई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अक्षत उसे इतने प्यार से प्रपोज करेगा। अगले ही पल खुशी की आंखें नम हो गई, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने बिना कुछ बोले अक्षत को गले लगा लिया। आई लव यू अक्षु, यह दुनिया का सबसे बेस्ट प्रपोजल है। ऐसा प्रपोजल शायद ही किसी को मिला होगा। यस, आई विल मैरी यू। खुशी की बात सुनकर अक्षत के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह खुशी को टाइट हग करते हुए उसके लिप्स पे किस कर लेता है और उसे कैंप में लाकर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है। अक्षत से फ्री होते ही खुशी गहरी नींद में सो गई। अक्षत भी खुशी के माथे पर किस कर उसके बगल में ही लेट गया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक संतुष्टि थी, जैसे उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। चेहरे की मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अक्षत ने सिर्फ अपनी लोअर पैंट पहनी थी और खुशी को हक करके कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। सूरज बस निकलने ही वाला था, लेकिन अक्षत और खुशी की जिंदगी में तो आज उजाला हो चुका है। सुबह 8 बजे जब खुशी की आंख खुली तो उसने अपने आप को वुडन हाउस में पाया। खुशी ने हैरानी से अपनी नज़र चारों तरफ घुमा के देखा। तभी अचानक उसे अपने कपड़ों का ख्याल आया तो उसने अपने आप को देखा। इस वक्त वह अपनी रात के ही कपड़ों में थी। खुशी याद करने लगी रात को जो उसके साथ हुआ, अक्षत का प्रपोजल, उसका प्यार, जिसे याद कर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी उसकी नज़र पास की टेबल पर रखे हुए एक नोट और पैकेट पर पड़ती है। खुशी अपने आप को संभालते हुए उस पैकेट और नोट को उठाती है। उस नोट को पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उस पर लिखा था, जान जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। खुशी ने मुस्कुराते हुए वह पैकेट लेकर बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। थोड़ी देर में खुशी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आई।
इस वक्त उसने व्हाइट कलर की एक खूबसूरत अनारकली गाउन पहन रखा था। ड्रेसिंग टेबल पर हल्के मेकअप का सामान था, जिससे उसने अपने बालों को संवार कर, माथे पर छोटी सी बिंदी लगाकर और होठों पर लाइट लिप बाम लगाकर तैयार हो चुकी थी। तभी अचानक कमरे का डोर नॉक हुआ। खुशी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक मेड खुशी के लिए ट्रे में ब्रेकफास्ट लेकर आई थी। उस मेड ने बड़े ही पोलाइट तरीके से खुशी के आगे खाने की ट्रे करते हुए कहा, मैडम यह ब्रेकफास्ट करके यह टैबलेट ले लीजिए, फिर सर ने आपको नीचे बुलाया है। खुशी उस ब्रेकफास्ट की ट्रे को ले लेती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। खुशी ने उस टैबलेट को देखा तो वह दर्द की दवा थी, जिसे देखकर एक पल के लिए खुश और एक पल के लिए शर्मा गई। खुशी के शर्माते हुए अपने आप से कहा, ठरकी कहीं के, पहले खुद दर्द देते हैं फिर दवा भी करते हैं। आई लव यू अक्सू, कितना प्यार करते हैं आप मुझसे। फिर खुशी ने जल्दी से ब्रेकफास्ट करके वह टैबलेट ली और नीचे सीढ़ी के रास्ते हॉल की तरफ आ गई, जहां उसे एक गार्ड बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ अपने साथ लेने आया था। क्वीन, ब्लैक डेविल किंग ने आपको बाहर बुलाया है, आप मेरे साथ चलिए। इस गार्ड की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह अपना सर उठाकर खुशी को देख सके। उसका चेहरा लगातार नीचे था। खुशी ने इस बात को ज़्यादा माइंड नहीं किया और उस गार्ड के साथ चल दी, क्योंकि वह अक्षत के गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ थी। खुशी उस गार्ड के साथ बाहर एक बड़े से मैदान में आई, जहां दूर दूर तक अक्षत के गार्ड ब्लैक कमांडो ड्रेस में, हाथों में गन और आंखों पर गोगल्स लगाकर अपनी पोजीशन लेकर किसी मिलिट्री आर्मी की तरह खड़े थे। उस पूरे इलाके को इसी तरह के ब्लैक कमांडो ने घेर रखा था। अक्षत की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि वहां कोई सांस भी ले रहा था तो उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। खुशी अपना चेहरा घुमाकर चारों तरफ देख रही थी। तभी अचानक यहाँ आते ही खुशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और डर के मारे वह थर थर कांपने लगी। खुशी इतना डर चुकी थी कि वह अपने कदम धीरे धीरे पीछे लेने लगी, क्योंकि उसके सामने इस वक्त अक्षत एक बड़े से किंग साइज सोफे पर किसी राजा की तरह पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर बैठा था और उसके सामने उसकी डेविल आर्मी अपनी पोजीशन बनाकर बैठी थी। अपने सामने इतने सारे जंगली और खूंखार जानवरों को देखकर खुशी की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। इस वक्त उसके सामने लगभग हर तरह के खूंखार जानवर थे, शेर, पैंथर, भेड़िए, जंगली कुत्ते और ना जाने क्या क्या। तभी अक्षत की नज़र खुशी पर पड़ी, जो उसे डरते हुए देखकर चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लेकर बुला रहा था। जान, यहाँ आओ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह हमारी ही आर्मी है। आओ, मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ। नहीं अक्सू, मुझे नहीं आना, मुझे डर लग रहा है, कहते हुए खुशी धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी। नहीं जान, तुम डर नहीं सकती, तुम ब्लैक डेविल कमीन हो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे करीब आओ जान, मुझ पर भरोसा रखो, मेरी आंखों में देखो, कहते हुए अक्षत ने अपने हाथ खुशी की तरफ बढ़ाए। अक्षत अब तक अपनी कुर्सी पर बैठा था और खुशी उससे लगभग 20 कदम की दूरी पर थी। खुशी की नज़र बार बार अक्षत के पैरों के पास दोनों तरफ बैठे हुए शेरों पर पड़ रही थी और लाइन से बैठे हुए भेड़िए और जंगली कुत्तों पर। वह बेचारी चाहकर भी अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। अक्षत जानता था खुशी बहुत डर रही है, इसीलिए वह अपनी जगह पर खड़ा होकर खुशी के पास आया और खुशी का हाथ पकड़कर अपने साथ सोफे की तरफ चल दिया। खुशी अक्षत के साथ में चलते हुए लगातार उसकी डेविल आर्मी को देख रही थी। बेचारी के चेहरे से पसीना टप टप बह रहा था। उसका डर उसके चेहरे पर और हाथ पैरों पर बयां हो रहा था। अक्षत खुशी के साथ आकर अपने सोफे पर बैठ गया और खुशी का हाथ पकड़कर झटके से अपने लैप पर बैठा दिया। अक्षत की गोद में बैठते ही खुशी ने डर के मारे अपना चेहरा अक्षत के सीने में छिपा लिया और अपने हाथों की पकड़ उसकी शर्ट पर मजबूत कर दी। अक्सू, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाना है, मुझे डर लग रहा है, कहते हुए खुशी ने अक्षत से रिक्वेस्ट की। खुशी का डर देखकर अक्षत ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, नहीं जान, अब तुम एक नॉर्मल लड़की की तरह नहीं रह सकती, तुम अब मेरी क्वीन हो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा और इसकी शुरुआत आज से ही होगी। यह मेरी डेविल आर्मी है, मेरी सबसे वफादार आर्मी, मैं इनका किंग हूँ और तुम इनकी क्वीन, तुम्हारा इनसे मुलाकात करना ज़रूरी है। देखो, यह जैक है और यह जैकी, चलो हाय बोलो इन्हें, कहते हुए अक्षत खुशी को जैक और जैकी से मिलवाता है। खुशी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी उन दोनों शेरों को देखने की। अक्षत ने मुस्कुराते हुए जैक और जैकी को डांटते हुए कहा, जैकी, कल तुमने कविन पर हमला किया था ना, देखो कविन तुमसे नाराज़ है, चलो जल्दी माफ़ी मांगो कविन से। अक्षत की बात सुनकर वह दोनों शेर जल्दी से खुशी के पैरों में गिरकर उसके पैरों को चाटने लगे। उनकी गर्म जीभ की छुअन से खुशी डर के मारे चिल्लाने लगी, अक्सू प्लीज इनसे कहो ना ये दूर रहें, वरना मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा।
अक्षत खुशी को अपनी गोद में लिए हुए बैठा था। वह उसके बालों और उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, कम ऑन जान, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। वह बेचारे तुमसे अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं। चलो उन्हें माफ़ कर दो और उनसे दोस्ती कर लो। नहीं अक्सू, मुझे इनसे दोस्ती नहीं करनी। मैंने इन्हें माफ़ कर दिया। इनसे कहिए इधर से जाएं। प्लीज़ अक्सू प्लीज़। दोस्ती तो तुम्हें करनी होगी जान, क्योंकि मैं तुम्हें इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ। चलो अब डरना बंद करो और उनसे हाथ मिलाओ, वह भी पूरे एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस के साथ, वरना मैं तुम्हें आज रात उनके साथ ही उनके पिंजरे में छोड़ दूंगा। अक्षत की बात सुनकर खुशी हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मजाक कर रहे हैं ना? तुम्हें सचमुच लग रहा है जान कि मैं मजाक कर रहा हूँ? कहते हुए अक्षत ने सीरियस फेस के साथ खुशी की तरफ देखा। अक्षत के चेहरे को देखकर खुशी रोते हुए बोली, आप बुरे हो, बहुत बुरे हो। मुझे जान कहते हो और मेरी जान लेने पर उतारू रहते हो। राम जी, कैसे इंसान से प्यार हो गया मुझे। ड्रामा बंद करो जान, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मुझे बहुत ज़रूरी काम से भी निकलना है, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारा इन सब के साथ मेलजोल बढ़ाना ज़रूरी है। आगे चलकर यह बहुत काम आने वाला है, इसीलिए जैसा कहता हूँ वैसा करो। अब कोई नाटक नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। मैंने कहा ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कहते हुए अक्षत जैक और जैकी का हाथ खुशी के हाथों में देता है और उनका हैंडशेक कराता है। धीरे धीरे वह अपने सभी पैंथर, भेड़िया और वाइल्ड डॉग के साथ भी उसकी मुलाकात कराता है। लास्ट में अक्षत खुशी को एक स्विमिंग पूल के पास ले जाता है और खुशी को अपनी गोद में लेकर उस स्विमिंग पूल के अंदर एंटर करता है। उस स्विमिंग पूल को देखते ही खुशी की आंखें हैरानी से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि वह कोई नॉर्मल स्विमिंग पूल नहीं था, बल्कि उसमें लगभग 12 क्रोकोडाइल थे, जिन्हें देखकर खुशी चिल्लाते हुए अक्षत की गोद में चढ़कर उसके गले में अपने हाथ लपेटकर रोने लगती है। अक्सू, यह आप मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं? क्या आप मुझे मगरमच्छों के बीच फेंकना चाहते हैं? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई आपकी बात ना मानकर, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप मुझे मगरमच्छ के बीच जिंदा फेंक दे। अरे वह मेरी बोटी बोटी चबा जाएंगे। अरे मैंने खतरनाक इंसान से प्यार किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं खतरों के खिलाड़ी हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, वरना मैं मर जाऊंगी। खुशी को इस तरह डरकर रोते हुए देख अक्षत को एक पल के लिए गुस्सा आता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अक्षत यूं ही खुशी को अपनी गोद में लिए हुए बोला, रिलैक्स जान, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मैं यहाँ तुम्हें उनसे मिलवाने ही आया हूँ, ताकि आगे भविष्य में तुम्हें उनसे कोई खतरा ना हो और तुम थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो। चलो, जैसे अभी तुम मेरे बाकी डेविल आर्मी से मिली हो, वैसे इनसे भी मिलो। कहते हुए अक्षत अपने हाथ में मीट के बड़े बड़े टुकड़े लेकर खुशी के हाथों में पकड़ाता है और उन्हें मगरमच्छ के आगे डालने को कहता है। यह डरावना मंजर खुशी के लिए सचमुच हार्ट अटैक दिलाने वाला था। खुशी डर के मारे अपनी आंखें ही नहीं खोल रही थी। अक्षत ने किसी तरह खुशी के हाथों को अपने हाथों में होल्ड करके वह मीट के टुकड़े मगरमच्छों के आगे डालने में मदद की। अक्षत स्विमिंग पूल में खड़ा था और खुशी उसकी गोद में बैठी हुई थी। बैठी क्या, लटकी हुई थी। वह पानी में अपना पैर भी नहीं रख रही थी। धीरे धीरे अक्षत ने बड़ी मुश्किल से सभी मगरमच्छों से खुशी को मिलवाया। खुशी ही जानती थी उन मगरमच्छों से मिलकर खुशी की क्या हालत थी। खुशी मन ही मन अक्षत को गालियां दे रही थी, लेकिन उसका क्या ही फायदा। अब अक्षत कुछ मछलियां लेकर उन मगरमच्छों के साथ खेलने लगा और खुशी को भी थोड़ा कंफर्ट कराने की कोशिश करने लगा। लगभग 2 घंटे मेहनत के बाद अब जाकर खुशी थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हुई थी। उन मगरमच्छों के साथ खेलते हुए अक्षत ने खुशी को बताया, जान, अब से तुम्हारी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू होती है। मेरे 2 पर्सनल ट्रेनर तुम्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगे, जो तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड होने वाली है। इसीलिए अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार कर लो। अक्षत की बात सुनकर खुशी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, अक्सू, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे हमें बहुत जल्द एक वार पर जाना है। वार ही है जान, मेरी लाइफ की वार, और इस बार मैं इसमें अपनी जान लगाने वाला हूँ। मतलब? खुशी ने हैरान होते हुए पूछा। मतलब फ़िलहाल तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है जान, सही वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। अक्सू, आप मुझे कुछ भी खुलकर नहीं बताते। आखिर आपके दिमाग में क्या चलता रहता है? क्या आप मुझे लुल्लू समझते हो, जो मैं आपकी कोई बात नहीं समझूंगी? लुल्लू? यह तुम कैसी भाषा में बात कर रही हो जान? यह उल्टी सीधी भाषा मेरे सामने मत बोला करो। यह कोई उल्टी सीधी भाषा नहीं है अक्सू। लुल्लू मतलब उल्लू। मैं जब छोटी थी, स्कूल में कोई बच्चा जब मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहता था तो मैं उल्लू नहीं बोल पाती थी, क्योंकि मैं तुतलाती थी। तो मैं उससे कहती थी, ओए तू मुझे लुल्लू समझता है?
और यह लैंग्वेज मेरी और मेरी मोम की सीक्रेट भी हुआ करती थी। अगर मैं किसी के सामने उसकी शिकायत करना चाहती थी तो अपनी मम्मी से सीक्रेट भाषा में बात करती थी। सिर्फ लुल्लू बोल देती थी और मम्मी समझ जाती थी कि वह बच्चा मुझे तंग करता है। यह मेरी सीक्रेट भाषा थी। जैसे आप और मैं कुछ बात करना चाहते हैं लेकिन मैं लोगों के सामने खुलकर कुछ नहीं कह सकती, तो मैं सिर्फ यही एक शब्द बोलूँगी, लुल्लू, जिसका मतलब है मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ पर बता नहीं सकती। और सबसे इम्प्रेसिव बात यह है कि इस बारे में सिर्फ मुझे और निकिता को पता है। निकिता के बाद मैंने आपको यह सीक्रेट बताया है। राहुल को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। कभी कभी हम लोग राहुल की शिकायत ही उसके मुंह पर कर लिया करते थे और उसे कुछ पता ही नहीं चलता था। कहते हुए खुशी मुस्कुराने लगती है। खुशी की बात सुनकर, पागल लड़की से मुलाकात हुई है मेरी, कहते हुए अक्षत अपना सर पीट लेता है। फिर खुशी से कहता है, तैयार हो जाओ, हम लोग घर चल रहे हैं। थोड़ी ही देर में कार रेडी हो चुकी थी। खुशी और अक्षत वापस विला की तरफ निकल गए।